हेलो एवरीवन, सो हाउ आर यू गाइज। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और ये है इसका पार्ट नंबर 1। ओके, आप देख रहे हो न्यू इंडियन एरा। ऑलरेडी इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 बायोलॉजी का टोटली अच्छे से कंप्लीट किया है विद एक्सरसाइज के साथ। तो प्लीज जाओ, नीचे न्यू इंडियन एरा लिखा है, वहां पे क्लिक करोगे तो आपको सारे के सारे वीडियोस नीचे मिल जाएंगे, सभी वीडियोस मिल जाएंगे और प्लस उनके नोट्स भी मिल जाएंगे। आप लोग ज्वाइन बटन नीचे ब्लू कलर में रहेगी, वहां पे क्लिक करके आप लोग सारे नोट्स ले सकते हो। आप या फिर मेल कर सकते हो या फिर यहाँ पे आप लोग कॉन्टेक्ट करके नोट्स सारे ले सकते हो। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर 4 को। Like this video, also subscribe to this channel and press the bell icon for notification. चैप्टर नंबर 4 बड़ा है और बहुत ही कंसेप्चुअल है। ठीक है, अगर आप लोग को बहुत सारे कंसेप्ट छोटे छोटे नहीं पता है, लाइक डीएनए है, सेल है, फिर उसके बाद न्यूक्लियस है, फिर और भी बहुत सारे जैसे आरएनए है, न्यूक्लिक एसिड है, तो ये सारे अगर आपको कंसेप्ट नहीं मालूम है सो प्लीज वो चीजें आपको पता करनी पड़ेगी। और ये हमने वैसे भी कहाँ कहाँ पढ़ा है, 11th में पढ़ा है, 10th में पढ़ा है और हमने ये चीजों को 9th में पढ़ा है अच्छे से। ठीक है, सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको समझना ही पड़ेगा। ठीक है, विदाउट उन कंसेप्ट के आप नहीं समझ सकते हो। तो पहले हम वो सारे के सारे कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे और फिर हम अपने चीजों को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो तो एक बात ध्यान रखना कि आपका पूरा फोकस जो है पूरे के पूरे इसी वीडियोस में होना चाहिए और कंप्लीट वीडियो जरूर वॉच करिएगा जिससे कि आपका पूरा यहाँ से जो डाउट है सबका सब क्लियर हो जाए। ओके, एकदम क्लियर हो जाना चाहिए सारा डाउट। ओके, सो चलो तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड। आपका पहला यहाँ पे कैन यू रिकॉल में है व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड, उसके टाइप्स कौन कौन से हैं और उसका फंक्शन क्या है, न्यूक्लिक एसिड का फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो इन 3 क्वेश्चंस का आंसर मैं भी आपको एकदम एनिमेशन के हिसाब से दूंगा अच्छे से। बट अभी आप उससे पहले ये समझ लो कि जो डीएनए है, आपको तो इतना पता ही है कि डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। सो ये डीएनए है और आपको ये भी पता है कि जो सेल होता है, सेल 2 टाइप का होता है, पहला हो गया प्रोकार्योटिक, दूसरा हो गया यूकार्योटिक। तो जो डीएनए है ये प्रोकार्योटिक सेल और यूकार्योटिक सेल इन दोनों में कैसे रहता है, उनमें डिफरेंस क्या है, मतलब डीएनए इन प्रोकार्योट और डीएनए इन यूकार्योट में डिफरेंस क्या है और ये प्रोकार्योटिक सेल यूकार्योटिक सेल होते क्या हैं, तो ये पहले आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, सो इसके लिए पहले हम ये समझेंगे, फिर उसके बाद डीएनए के बारे में समझेंगे, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे न्यूक्लिक एसिड और टाइप्स और उसके फंक्शन के बारे में। ठीक है, चलो तो ध्यान देना अच्छे से। तो सबसे पहले फटाफट यहाँ पे देख लेते हैं, यह है अपना यूकार्योट और ये है अपना प्रोकार्योट। जो यूकार्योटिक सेल होता है ये हमेशा याद रखना ये नॉर्मली बैक्टीरिया में होता है और जो यूकार्योटिक सेल है ये हमेशा एनिमल्स में होता है, ज्यादातर एनिमल में होता है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ओके, चलो जो यहाँ पे अपने पास यूकार्योटिक सेल है, यहाँ पे मेम्ब्रेनस क्लोज्ड न्यूक्लियस होता है, यानी जो न्यूक्लियस होता है यूकार्योटिक सेल में उसको एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्लोज करता है। बट प्रोकार्योटिक सेल में ऐसा कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। फिर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है यूकार्योटिक सेल में, बट ऐसा प्रोकार्योटिक सेल में कुछ भी नहीं होता है। ओके, ये बातें ध्यान रखना अच्छे से। फिर उसके बाद जो यहाँ पे यूकार्योटिक है, यहाँ पे कोई कैप्सूल नहीं होता है, बाहर से ऐसा कोटेड कैप्सूल कोई भी नहीं होती है, जबकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रोकार्योटिक सेल में कोटेड कैप्सूल होती है जो कि मोस्टली प्रोटीन से बनती है। आपने देखा होगा जितने भी दुनिया में वायरस बैक्टीरिया है वो प्रोटीन कोटेड होते हैं। ठीक है, जितने भी वायरस बैक्टीरिया होते हैं ये प्रोटीन कोटेड होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यही कोटिंग होती है जिसे हम कैप्सूल कहते हैं। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। जो प्रोकार्योटिक सेल होते हैं, बैक्टीरियल सेल में फ्लैजेला हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे भी याद रखना है, और इसमें सेल वॉल नॉर्मली प्रेजेंट होता है और कुछ कुछ यूकार्योट में भी सेल वॉल होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, और जो सेल का मेम्ब्रेन है ये दोनों में होता है, यूकार्योटिक सेल में भी और प्रोकार्योटिक सेल में भी, बट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। प्रोकार्योटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होता है जबकि यूकार्योटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। तो हमको यहाँ पे ध्यान देना है डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। आप अच्छे से भी समझ चुके हो यूकार्योटिक प्रोकार्योटिक। वीडियो को फिर से रिवाइंड कर लेना, जो जो वर्ड्स मैंने बोला है उसे आप लोग इमेजिन कर लो, समझ लो, या तो कहीं लिख लो। ठीक है, तो आपको समझ जाएगा, बिकॉज रिपीट करना अच्छा नहीं है बार बार। ठीक है, क्योंकि आप वीडियो रिवाइंड कर सकते हो, पीछे कर सकते हो। ओके, तो नाउ अभी हम लोग डीएनए को देख लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, फिर हम देखेंगे कि भाई डीएनए क्या होता है। ठीक है, तो यूकार्योटिक सेल में जो डीएनए होता है यहाँ पे ध्यान देना, वो कैसा होता है, सिंगल होता है, एकदम सिंगल।
ओके आपको ये बात ध्यान रखनी है, जो डीएनए होता है एकदम सिंगल रहता है, बट जो प्रोकार्योटिक सेल होता है उसमें डीएनए अपना लूप के फॉर्म में होता है। कैसा होता है? लूप। बट यहाँ पे कैसा रहेगा? यूकार्योटिक सेल में सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, मतलब डबल स्ट्रैंडेड रहेगा, बट सिंगल एक अकेला होता है और एकदम लाइन में रहेगा, सीधा, मतलब लीनियर रहेगा। कैसा रहने वाला है? लीनियर। ठीक है, यूकार्योटिक सेल में जो डीएनए होता है ये कैसे होता है? लीनियर। बट इन प्रोकार्योटिक सेल ये कैसे रहता है? लूप में रहता है। ठीक है, ये बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। और फिलहाल डीएनए का तो एक ही फंक्शन है, रेप्लिकेशन करना, तो रेप्लिकेशन तो करेगा ही। तो ये एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको इस चीज को समझ के रखना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था। ओके चलो, तो यूकार्योटिक प्रोकार्योटिक सेल आप समझ चुके हो। प्रोकार्योटिक सेल में एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि जो इसमें न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस ये प्रॉपर डेवलप्ड नहीं होता है, बट यहाँ पे यूकार्योटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो प्रॉपर डेवलप्ड होता है। ठीक है, ये बातें ध्यान रखना। किसी किसी प्रोकार्योटिक सेल में डीएनए अब्सेंट होता है, डीएनए होता ही नहीं है एज अ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए होता ही नहीं है। बट किसी किसी यूकार्योटिक सेल में कंपलसरी है, डीएनए होगा ही होगा। बट कभी कभी किसी किसी प्रोकार्योटिक सेल में हल्का फुल्का डीएनए होता भी है, बट वो भी कैसा होगा? लूप के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, ये बातें ध्यान रखना अच्छे से, जो कि ये कंसेप्चुअल बातें हैं। ओके, ये आप 9th और 10th से पढ़ते आ रहे हो। तो प्रोकार्योटिक सेल में न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं होता है, यूकार्योटिक सेल में न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है। जो न्यूक्लियस है यहाँ पे प्रोकार्योटिक सेल में, किसी किसी प्रोकार्योटिक यानी कोई कोई प्रोकार्योटिक सेल है लाइक बैक्टीरियाज वगैरह में कभी कभी डीएनए मिल जाता है, बट यूकार्योटिक में कंपलसरी होता है डीएनए। ठीक है, जो प्रोकार्योटिक सेल है इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होता है, जबकि यूकार्योटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। तो ये सारी चीजें याद रखना। जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है प्रोकार्योटिक सेल में ये लूप के फॉर्म में होता है, जबकि यूकार्योटिक सेल में ये लूप के फॉर्म में नहीं, लीनियर फॉर्म में होता है। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। चलिए आगे देखते हैं, अब हम लोग अच्छे से सारी चीजों को समझेंगे। ठीक है, तो ये है अपना एक स्ट्रक्चर। यहाँ पे ये फिलहाल आप इसकी नेमिंग भी मत जाना, ये है अपना सेल। क्या है? ये अपना सेल है। और ये सेल के बाद ये है उसका न्यूक्लियस। ठीक है, ये क्या है? उसका न्यूक्लियस है, आपको याद रखना है। और हमने कितने बार, अगर आपने इसके पहले की चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 का वीडियोस देखा होगा, तो मैंने बार बार आपको बताया है कि न्यूक्लियस कैसे कैसे होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म कहाँ होता है, न्यूक्लियस कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या कैसे, सारी चीजें हमने अच्छे से पढ़ी है, ऑलरेडी कवर किया है। तो फिर से यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। तो ये है अपना अच्छा सा यहाँ पे सेल। ठीक है, फिर सेल के अंदर होता है ये अपना न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस के अंदर होता है यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल होता है। ओके, ध्यान रखना अच्छे से। और जो ये सेंटर वाला पार्ट है इसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। जो ये आउटर वाला पार्ट है, ये आउटर वाले पार्ट को हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, इसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ओके, ये बातें अच्छे से आपको ध्यान रखनी है। फिर यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है इसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये बातें ध्यान रखना। फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद जो इनर पार्ट है, यानी कि ये जो यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल है, इसे हम कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। और स्टार्टिंग यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? एज ए जेनेटिक मटेरियल। तो एज अ जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे भरा होता है क्रोमोजोम। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे? क्रोमोजोम। देखो यहाँ पे जैसा यहाँ पे है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है? क्रोमोजोम है। ठीक है, ये कुछ ऐसे दिखता है क्रोमोजोम। और इसी क्रोमोजोम के अंदर क्या होता है? डीएनए हो गया। ठीक है, और डीएनए से क्या बनता है? आरएनए। ठीक है, और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं अभी हम समझेंगे। इन्हीं न्यूक्लियोटाइड से अपना डीएनए वगैरह बनता है। ठीक है, तो ये बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, यही है पूरा स्ट्रक्चर, यही चीजें आपको समझ के रखना है। तो सेल के न्यूक्लियस के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल, एक ऐसा मटेरियल जो जीन्स वगैरह कैरी करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशंस कैरी करता है, कैरेक्टर्स को, ट्रेट्स को कैरी करता हो। और वही जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है? डीएनए आरएनए होते हैं। और ये डीएनए आरएनए किससे बनते हैं? न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अपना डीएनए का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों स्ट्रक्चर आपके सामने बने हुए हैं डीएनए का। ओके, तो ये चीज आपको समझ के रखनी है। ओके चलो, तो आपको डीएनए को अच्छे समझ चुका है। अभी मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया कि जो न्यूक्लियोटाइड है इसी से क्या बनता है? डीएनए बनता है। ठीक है, तो ये कैसे बनता है ये समझ लेते हैं। आप यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, थोड़ा सा हम न्यूक्लियोटाइड के बारे में समझ लेते हैं जल्दी। न्यूक्लियोटाइड के बारे में अभी इसी के बारे में हमको अच्छे से समझना पड़ेगा। तो जो न्यूक्लियोटाइड होता है ना, ये क्या होते हैं? नाइट्रोजिनस बेसेस होते हैं। क्या होते हैं ये? नाइट्रोजिनस बेसिस। नाइट्रोजन से बनते हैं इसलिए इनको नाइट्रोजनस बेसिस कहा जाता है। फिर उसके बाद और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये टोटली आपको अच्छे से याद रखना है। ये 5 टाइप्स के होते हैं। पहला हो गया एडेनिन, फिर हो गया यहाँ पे गुआनिन, फिर उसके बाद हो गया साइटोसिन,
फिर उसके बाद हो गया थाइमिन, और लास्ट वन हो गया यूरासिल। यूरासिल, ओके, ये बातें ध्यान रखनी है। ये इन सभी का स्ट्रक्चर भी आज मैं आपको दिखा दूंगा। फिलहाल आपको केमिस्ट्री के अंदर जब बायोकेमिस्ट्री करके चैप्टर है उसे पढ़ोगे ना तो आपको वो चैप्टर अच्छे से समझेगा। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, इवन डीएनए का स्ट्रक्चर, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाला स्ट्रक्चर होता है ना कंपाउंड का, वो सारी चीजें ना आप लोग बायोकेमिकल या बायोमॉलिक्यूल चैप्टर है आपकी केमिस्ट्री में, बायोकेमिस्ट्री करके वहां पे अच्छे से समझने वाले हो। ठीक है, तो अभी से भी मैं वैसे भी आपको दिखा दूंगा, डोंट वरी। ओके, चलो तो यहाँ पे अभी हम देखते हैं एक फर्क। अभी मैंने आपको बोला था कि जो अपना यहाँ पे सेल है, सेल के अंदर यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, अपना क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, और डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है। ठीक है, ये बातें ध्यान रखना। तो जो यहाँ पे डीएनए है ना, तो डीएनए के स्ट्रक्चर और ये आरएनए का स्ट्रक्चर, दोनों का स्ट्रक्चर किससे बनता है, अपना न्यूक्लियोटाइड से बनता है। किससे बनता है, न्यूक्लियोटाइड। तो इनमें से कौन से न्यूक्लियोटाइड से बनता है, तो चलो हम लोग स्पेसिफिकली देखते हैं अच्छे से कि जो अपना डीएनए है, तो डीएनए में ध्यान देना सिर्फ एक ही चीज का फर्क है, एडेनिन भी होता है डीएनए में, गुआनिन भी होता है डीएनए में, साइटोसिन भी होता है डीएनए में, बट यहाँ पे जो यूरासिल है ये बिल्कुल भी डीएनए में नहीं होता है, ओनली एंड ओनली थाइमिन डीएनए में होता है। ठीक है, बट अगर मैं आरएनए की बात करूं तो आरएनए में यहाँ पे ध्यान देना, ये वाला जो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया है, एडेनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन तो आरएनए में रहेगा, बट यहाँ पे थाइमिन एब्सेंट रहेगा, उसके जगह में यूरासिल होता है। ठीक है, यानी कि 4 यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड और 4 यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड रहेंगे, बट कौन सा चेंज होता है, तो थाइमिन और यहाँ पे यूरासिल में ही डिफरेंस है। ओके, तो आपको अच्छे से याद रखना है कि डीएनए में कौन रहेगा, थाइमिन रहेगा, और आरएनए में यूरासिल रहेगा, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना। ठीक है, चलो तो ये चीजें आपको समझ गई होंगी। अपनी बॉडी बनती है सेल से, सेल के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल, उसके न्यूक्लियस के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल, वो भी क्रोमोसोम के अंदर। ठीक है, और जेनेटिक मटेरियल में होते हैं डीएनए, डीएनए से बनता है आरएनए। ठीक है, और जो ये डीएनए आरएनए है ये सब के सब किससे बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं, बाय बॉन्ड से, बॉन्ड के थ्रू बनते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, बहुत ही कंसेप्चुअल था। चलो यहाँ पे देखते हैं कि वो बॉन्ड वगैरह कैसे बनता है। तो आपको अच्छे से इसकी क्लैरिटी बढ़ा लेनी है अपने वीडियो की, और वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, आपको अच्छे से समझ जाएगा। देखो यहाँ पे ये आरएनए है और ये दूसरा वाला यहाँ पे डीएनए है। इन दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि जो अपना डीएनए है यहाँ पे देखो डबल हेलिक्स है, ये एक स्ट्रैंड और एक दूसरा वाला स्ट्रैंड, बट आरएनए में ओनली सिंगल स्ट्रैंड है। कैसा स्ट्रैंड है, ओनली सिंगल स्ट्रैंड है, और यहाँ पे कैसा है, डबल स्ट्रैंड है। ठीक है, ये बातें ध्यान रखना। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे एक कंसेप्ट समझना चाहिए, जो यहाँ पे ये रेड में और ये जो येलो में यहाँ पे स्ट्रैंड दोनों यहाँ पे ऐसे देखो ज्वाइंट है। ये जो ज्वाइंट वाली चीजें है ना, ये क्या है, यही है न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, यही होता है न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, और यही एक दूसरे से ज्वाइन होती हैं, कंबाइन होती हैं। ये कैसे ज्वाइन होती हैं आगे हम समझेंगे। ठीक है, कौन सा न्यूक्लियोटाइड किससे कैसे ज्वाइन होता है वो सब हम आगे देखेंगे, बट अभी आपको बस इतना याद रखना है कि इन दोनों स्ट्रैंड को, ये जो एक इधर स्ट्रैंड है और एक दोनों स्ट्रैंड है, इन दोनों स्ट्रैंड को ये कैसे ज्वाइन करते हैं, इस तरह कुछ यहाँ पे ज्वाइन होते हैं न्यूक्लियोटाइड से। तो अपना डीएनए किससे बनता है, इन्हीं न्यूक्लियोटाइड से, जो कि यहाँ पे साइटोसिन है, ग्वानिन है, और उनका बगल में स्ट्रक्चर भी बना के मैंने दे दिया है। तो इन स्ट्रक्चर पे भी आपको फोकस करना है। ये एडेनिन है, थाइमिन है, देखो यहाँ पे थाइमिन है यहाँ पे, और इस साइड देखो कौन सा है, यूरासिल है। ठीक है, तो आरएनए में क्या होता है, यूरासिल होता है, और डीएनए में होता है अपना थाइमिन। तो इस चीज पे आपको ज्यादा फोकस करना है। यहाँ पे यूरासिल है, यहाँ पे अपना थाइमिन है। ठीक है, और बाकी साइटोसिन, ग्वानिन और एडेनिन यहाँ भी देख लो, और यहाँ भी साइटोसिन, एडेनिन और यहाँ पे ग्वानिन सब मोस्टली कॉमन होते हैं। ये डीएनए आरएनए दोनों में होते हैं। ठीक है, ये बातें ध्यान रखना अच्छे से, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक कंसेप्ट और समझ लो कि ये जो यहाँ पे ये वाला चीज है ना, ये यहाँ पे जो आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, ठीक है, ये जिसको यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड ने बाइंड किया है, बॉन्ड के थ्रू ज्वाइन किया है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वो किससे बनता है, तो वो अपना सुगर और फॉस्फेट से बनता है। किससे बनता है, सुगर और फॉस्फेट से। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि वो किससे बनता है, फॉस्फेट से नॉर्मली बना होता है। ठीक है, इस चीज को अच्छे से याद रखना है। इसी फॉस्फेट के पूरे स्ट्रैंड को अपने ये जो न्यूक्लियोटाइड है इसे ज्वाइन करते हैं। अगर डबल डबल यहाँ पे फॉस्फेट की ये आ गई, दो लाइन स्ट्रैंड, इन्हें हम फिलहाल स्ट्रैंड कहते हैं, स्ट्रैंड। अगर ये स्ट्रैंड दो आ गए तो वो बन जाता है डीएनए, अगर सिंगल आ गया तो बन जाता है आरएनए। फिलहाल इसी डीएनए से ही ये क्या बनता है, आरएनए। आपको नहीं लग रहा है कि ये यहाँ अगर इसका मैं हाफ कर दूं तो यहाँ पे एक आरएनए बन जाएगा, समझा कि नहीं अच्छे से। तो ऐसे ही बनता है। फिलहाल इसका स्ट्रक्चर सारी चीजें हम ये कैसे बनता है आगे देखेंगे, आगे के अपने चैप्टर में।
तो ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट थी जो कि आपको समझ के रखनी थी। ठीक है, तो ये था डीएनए का स्ट्रक्चर जो कि न्यूक्लियोटाइड से बनता है। न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे 5 टाइप्स के थे और 3 टाइप के कॉमन होते हैं, बट यहाँ पे यूरासिल और थायमिन में डिफरेंस है। थायमिन प्रेजेंट होता है डीएनए में और यूरासिल प्रेजेंट होता है आरएनए में। तो इस चीज को अच्छे से आपको याद रखना है, कंसेप्ट समझ के रखना है। और जो ये स्ट्रैंड होता है जिसको ये यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड ये बाइंड करती है, ये बनता है किससे? फॉस्फेट से। इस चीज को भी आपको याद रखना है, यानी कि डीएनए में कौन प्रेजेंट होता है? फॉस्फेट प्रेजेंट होता है। इस चीज को आपको अच्छे से ध्यान रखना है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, चलो तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर में, यही अपना कंसेप्ट था। ओके, चलो तो अभी हम लोग अभी और अच्छे से जानते हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में अच्छे से। चलो अब आपको सब समझ में आएगा, डोंट वरी, सारी चीजें एक झटके में समझ में आएंगी। बस उससे पहले एक चीज और जान लो, बस पॉलीमर के बारे में। एग्जैक्टली भाई पॉलीमर क्या होता है, ठीक है। चलो तो अच्छे से समझना, ये जो पॉली होता है ना, पॉली का मतलब होता है मेनी, यानी बहुत सारा, और मर मतलब होता है पार्ट या फिर स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ध्यान देना, जो पॉलीमर है ये बहुत सारे पार्ट से, बहुत सारे स्ट्रक्चर से कंबाइन होके बनता है पॉलीमर। ठीक है, यानी कि छोटे छोटे स्ट्रक्चर, लाइक समझ लो एक स्ट्रक्चर बी है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर और कंबाइन होके पूरा कोई यहाँ पे वर्ड बना देते हैं। ठीक है, लाइक यहाँ पे ए बी सी डी ई एक वर्ड क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो ये कैसे कैसे थे? सिंगल सिंगल यहाँ पे मोनोमर थे, इनको हम क्या कहेंगे? मोनोमर कहेंगे, मोनोमर। ठीक है, मर मतलब टाइप यानी पार्ट हो गया, एक पार्ट, और मोनो मतलब सिंगल यानी सिंगल पार्ट। तो एक एक पार्ट कंबाइन होके क्या बनाते हैं? पॉलीमर बनाते हैं। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पॉलीमर क्या होता है? इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर मोनोमर। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पे मोनोमर है, ऐसे एक या एक से ज्यादा मोनोमर का कॉम्बिनेशन कौन होता है? पॉलीमर होता है। ठीक है, तो इसे अच्छे से आपको याद रखना है। चलिए अब आपको सारी चीजें समझनी है, इतना आपने समझ लिया है। मैं कहूंगा एक बार फिर से इस चीज को आप लोग रिवाइंड करके देख लो और फिर यहां से वापस स्टार्ट करो। ओके, चलो तो अब देखते हैं न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। अभी आपको सारी चीजें समझेंगी। तो जो न्यूक्लिक एसिड होता है ये एक चेन होता है न्यूक्लियोटाइड का, विच स्टोर्स जेनेटिक इंफॉर्मेशंस इन अ बायोलॉजिकल सिस्टम। ठीक है, बायोलॉजी में जो अपनी बॉडी होती है, बायोलॉजिकल सिस्टम में ये जो न्यूक्लिक एसिड है एक चेन होता है न्यूक्लियोटाइड का, जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशंस को कैरी करता है। अब जेनेटिक इंफॉर्मेशंस क्या होगा? लाइक ट्रेट होगा, हमारे कैरेक्टर्स होंगे जिसकी वजह से हम कैसे दिखेंगे, टॉल होंगे, डॉर्फ होंगे, हमारे आईज का कलर कैसे होगा, ये सारी चीजें जेनेटिक इंफॉर्मेशंस होती हैं। और इन्हीं को कौन कैरी करता है? न्यूक्लिक एसिड कैरी करता है। और ये किससे बनता है? ये न्यूक्लियोटाइड से बनता है। ओके, इस चीज को ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये जो न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लिक एसिड है ये डीएनए और आरएनए दोनों को फॉर्म करता है, दोनों को क्रिएट करता है। इस चीज को ध्यान रखना। और यही डीएनए और आरएनए क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं। और ये जो इंफॉर्मेशन होता है ये क्या बनाने के लिए इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं? तो प्रोटीन बनाने के लिए। 10th में हमने ऑलरेडी पढ़ा है प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, और आज 12th में हम लोग वापस से इसी चैप्टर में ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही डीपली और मैं बहुत ही अच्छे से आपको बताऊंगा। 9th और 10th का पूरा बेसिक बता के, जो आपने 10th में नहीं पढ़ा था उसको भी यहाँ पे समझा के अच्छे से बताऊंगा। सो डोंट बी पैनिक। ओके, चलो तो जो डीएनए आरएनए होते हैं इनके पास कौन सी इंफॉर्मेशन होती है? तो इनके पास अपने बॉडी में प्रोटीन कैसे बनाना है उसकी इंफॉर्मेशन होती है। और इन डीएनए और आरएनए को कौन फॉर्म करता है? न्यूक्लिक एसिड फॉर्म करता है। और ये न्यूक्लिक एसिड खुद किससे बनता है? ये न्यूक्लियोटाइड से बनता है, और जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है। भाई जब डीएनए आरएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी कर रहे हैं और ये न्यूक्लिक एसिड से ही बनते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लिक एसिड खुद जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करके रखा है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना। जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है ना, ये कोड के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है? कुछ सेट हो गया, किसी सेट के फॉर्म में होता है। ये तीन मल्टीपल सेट बनाते हैं ये इंफॉर्मेशंस कोड के फॉर्म में, और इन्हीं कोड को हम कहते हैं कोडॉन। तो जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं ना, न्यूक्लियोटाइड ये 3-3 का सेट बनाते हैं, और इसी 3-3 के सेट में ये इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं, और इसे हम कहते हैं कोडॉन कहते हैं। और यही न्यूक्लियोटाइड किसके अंदर होता है? ये होता है न्यूक्लिक एसिड के अंदर, दैट इज डीएनए एंड आरएनए के अंदर। ओके, इस चीज को आपको समझना है, बिकॉज न्यूक्लिक एसिड से क्या बनते हैं? डीएनए और आरएनए, और खुद न्यूक्लिक एसिड किससे बनता है? न्यूक्लियोटाइड से बनता है। ओके, चलो तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अभी हम इसके फंक्शन के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड है ना, ये स्टोर करता है इंफॉर्मेशन को और वर्क करता है जैसे कंप्यूटर
जो कंप्यूटर होता है वो स्टोर करता है इंफॉर्मेशन को, वैसे ही न्यूक्लिक एसिड भी स्टोर करता है सारे की सारे इंफॉर्मेशंस को। कौन सी इंफॉर्मेशन? तो जो बायोलॉजिकल कैरेक्टर हो गए, बायोलॉजिकल ट्रेट्स हो गए, इन सारी इंफॉर्मेशंस को ये क्या करता है? स्टोर करता है। लाइक ट्रेट्स है, फिर कैरेक्टर्स हो गए, आइज कलर हो गए, ठीक है, ये सारी चीजों को, इंफॉर्मेशंस को अपना न्यूक्लिक एसिड कैरी करता है और स्टोर करता है, ठीक है। और वो खुद किससे बनता है? न्यूक्लियोटाइड से बनता है। न्यूक्लियोटाइड कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप्स के, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन, ठीक है। थाइमिन किसमें प्रेजेंट होता है? डीएनए में। यूरासिल किसमें प्रेजेंट होता है? आरएनए में, ठीक है। ये दोनों कहां प्रेजेंट होती है, डीएनए और आरएनए? तो सेल के न्यूक्लियस में। तो ये बार बार आपको रिवाइज करते रहना है जिससे कि आपके ब्रेन में बैठ जाए। ओके, चलो देखो अगली बार हम आगे और अच्छे समझते हैं। ये न्यूक्लिक एसिड जो होता है ना, इसी के पास तो सारी इंफॉर्मेशन होती है सेल वगैरह बनाने की, तो इसी के पास पावर होती है कि ये अपने बॉडी में सेल को भी क्या कर सके? क्रिएट कर सके, फॉर्म कर सके। यानी कि जो अपने बॉडी में सेल बनते हैं, ये सेल बनाने का काम भी न्यूक्लिक एसिड ही करता है, ठीक है। और यही हेरिडिटरी जो कैरेक्टर्स होती है, इनकी इंफॉर्मेशन को भी स्टोर करता है, ठीक है। और क्रिएशन ऑफ सेल में भी ये हेल्प करता है। ओके, जो न्यूक्लिक एसिड होता है, इनका बैकबोन क्या है? न्यूक्लिक एसिड किससे बनता है? तो ये बनता है न्यूक्लियोटाइड से। तो न्यूक्लियोटाइड क्या है? इसका बैकबोन है। यानी कि यहाँ पे ध्यान देना, जो न्यूक्लिक एसिड है ये मोस्टली क्या होता है, ध्यान देना अच्छे से, ये एक टाइप का पॉलीमर है। क्या है? ये एक टाइप का पॉलीमर। और हर एक पॉलीमर किससे बनता है? अपने मोनोमर से। यानी छोटे छोटे मोनोमर कंबाइन होकर पॉलीमर बनाते हैं। तो यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर कौन होगा? तो न्यूक्लिक एसिड का जो मोनोमर है वो कौन है? न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। ये बातें ध्यान रखना। ओके, चलो, तो जो ये मोनोमर है, मोनोमर कौन है? न्यूक्लियोटाइड है। और ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड कंबाइन होके इस पॉलीमर को बनाते हैं, और वो पॉलीमर का नाम क्या है? न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड से बनता है। एक न्यूक्लियोटाइड से नहीं, बहुत सारे जितने भी 5 टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, इन सभी से अपना न्यूक्लिक एसिड क्रिएट होता है। और ऐसे में हम इस न्यूक्लिक एसिड को पॉलीमर कहते हैं, बिकॉज ये बहुत सारे छोटे छोटे मोनोमर से कंबाइन होता है। और वो मोनोमर कौन से हैं? वो मोनोमर कोई और नहीं, वो मोनोमर न्यूक्लियोटाइड है, जो कि एडेनिन हो गए, गुआनिन हो गए, थाइमिन हो गए, साइटोसिन हो गए, यूरासिल हो गए। तो यही है वो सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड जो वर्क करते हैं एज अ मोनोमर, और कंबाइन होकर फॉर्म करते हैं पॉलीमर, जिस पॉलीमर को हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। इसीलिए अभी हमने यहाँ पे देखा कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है ये न्यूक्लियोटाइड से बनता है। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक चेन क्रिएट करते हैं और चेन को हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। तो उस चेन को यहाँ पे पॉलीमर और मोनोमर के फॉर्म में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो छोटे छोटे मोनोमर एक साथ कंबाइन होकर बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उसी बड़े से स्ट्रक्चर को हम पॉलीमर कहते हैं, ठीक है। और यही पॉलीमर क्या है? न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पे अच्छे से आप देख सकते हो, फिर से मैंने आपको एक बार बता दिया है कि न्यूक्लियोटाइड लाइक साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन, ये हो गया, और यूरासिल और थाइमिन। तो इन सभी से सभी के सभी क्या है? बैकबोन है। किसके बैकबोन है? न्यूक्लिक एसिड के बैकबोन है। यानी न्यूक्लिक एसिड इन्हीं न्यूक्लियोटाइड से बनता है। साइटोसिन, गुआनिन, यूरासिल, थाइमिन, ये जो यहाँ पे सारे के सारे दिया है स्ट्रक्चर, इन्हीं स्ट्रक्चर से अपना यहाँ पे कौन बनता है? न्यूक्लिक एसिड बनता है, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पे डीप नॉलेज और अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड में। तो जो न्यूक्लिक एसिड है वो डीएनए और आरएनए ही न्यूक्लिक एसिड होता है। अब आपका डाउट सारा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो तो अब अच्छे से ध्यान देना, अच्छे से मोस्ट इंपॉर्टेंटली, चलो देखो ध्यान देना, एक ये है अपना सेल, सेल के अंदर है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है कौन? यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल। कौन होता है अपना यहाँ पे? जेनेटिक मटेरियल। और अगर मैं अभी कहूं कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, तो सिंपल वर्ड में मैं कह सकता हूं कि अपना जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लिक एसिड है। कौन है? न्यूक्लिक एसिड। और ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये कौन होता है? तो यही है डीएनए और आरएनए। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम में। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोसोम के अंदर, ठीक है। और ये डीएनए और आरएनए किससे बनते हैं? तो ये डीएनए और आरएनए दोनों के दोनों किससे बनते हैं? न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं, ठीक है। ये बातें ध्यान रखना, जब डीएनए आरएनए न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं तो इसका मतलब क्या है कि डीएनए और आरएनए ही कौन है? न्यूक्लिक एसिड है। इसका मतलब अपना न्यूक्लिक एसिड किससे बनता है? न्यूक्लियोटाइड से बनता है। सो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड को बनाने
बनाने वाला कौन है? न्यूक्लियोटाइड है। और डीएनए आरएनए को बनाने वाला कौन है? न्यूक्लियोटाइड है, बिकॉज न्यूक्लिक एसिड कौन है? डीएनए आरएनए है। ठीक है, तो डीएनए आरएनए कोई और नहीं, इनका फुल फॉर्म ही क्या होता है? एसिड एसिड। ठीक है, ये बातें ध्यान रखना। सो डीएनए होता है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड और आरएनए होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी ये दोनों के दोनों कौन है? न्यूक्लिक एसिड ही होते हैं। ठीक है, और किससे बनते हैं? ये बनते हैं न्यूक्लियोटाइड से। ओके, ये बातें अच्छे से आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो अगर किसी ने पूछा कि न्यूक्लिक एसिड के टाइप्स कौन कौन से हैं, तो बताना है डीएनए आरएनए। ठीक है, और ये डीएनए आरएनए कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो ये डीएनए आरएनए क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम कहाँ होता है? क्रोमोसोम न्यूक्लियस में होता है सेल के। ठीक है, और न्यूक्लियस कहाँ होता है? न्यूक्लियस सेल के अंदर होता है। सेल से क्या बनता है? सेल से हमारी बॉडी बनती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना अच्छे से। ठीक है, तो ये पूरा कंसेप्ट एकदम डीप डाउन कंसेप्ट आपको सारा समझ चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, चलो, तो ये कंसेप्ट था जो हमारे चैप्टर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। ठीक है, चलो अब हम अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अपना चैप्टर जो स्टार्ट होता है, ठीक है, चलो और अच्छे समझते हैं। तो अब अपने चैप्टर में सीधा स्टार्ट किया है कि ये न्यूक्लिक एसिड कैसे बना, किसने इसको डिस्कवर किया, कैसे डिस्कवर किया, कौन से सब्सटेंस को यूज किया और फिर न्यूक्लिक एसिड डिस्कवर हुआ। तो समझ चुका है कि न्यूक्लिक एसिड क्या है। जब भी मैं न्यूक्लिक एसिड कहूं, आपको समझना है डीएनए और आरएनए, क्योंकि यही दोनों क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड होते हैं। ठीक है, ये बातों को समझना है अच्छे से। ओके, और ये न्यूक्लिक एसिड किससे बनते हैं? न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं। न्यूक्लियोटाइड कितने टाइप के होते हैं? तो 5 टाइप के होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन। ओके, ठीक है, याद रखना अच्छे से। ओके, चलो, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अच्छे से सारी चीजों को समझते हैं। ठीक है, चलो, तो ध्यान देना, जो न्यूक्लिक एसिड होता है ये एक सब्सटेंस न्यूक्लिन वर्ड से बना है, यानी कि न्यूक्लिन एक ऐसा सब्सटेंस है जिससे कि अपना न्यूक्लिक एसिड फॉर्म हुआ। ठीक है, देखो अब ये कैसे डिस्कवरी हुई थी, तो यहाँ पे समझते हैं। एक कोई तो बड़ा सा हॉस्पिटल था, वहां पे बहुत सारे मतलब बायोलॉजिस्ट थे, यानी कि जिन्हें हम जेनेसिस्ट भी कह सकते हैं, जो जेनेटिक्स के बारे में स्टडी करते हैं, जेनेसिस्ट। ठीक है, तो वो जेनेसिस्ट लोग वहां पे बहुत सारे लोग थे। एक को कोई तो वहां पे घाव वगैरह लग गया था, वुंड आ गया था, उस वुंड में वहां पे पस होता है। क्या होता है? पस, जो व्हाइट व्हाइट निकलता है ना, उसे पस कहते हैं। ठीक है, बैंडेज वगैरह हम लगाते हैं ना वुंड के ऊपर, तो वही बैंडेज में हल्का सा पस लग गया था। ठीक है, तो वही पस को इन लोगों ने, कुछ साइंटिस्ट लोग ने क्या किया, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर डिस्कवर किया। जब उसको डिस्कवर किया तो उन्होंने देखा कि इस पस के अंदर कुछ ऐसे सेल हैं जो एसिडिक, यानी कुछ ऐसा सब्सटेंस है जो एसिडिक इन नेचर है, और वो फास्फोरस से बनता है। किससे बनता है? फास्फोरस। यानी कि ये जो उनको यहाँ पे स्ट्रैंड दिखा ना, ये ब्लैक ब्लैक जो स्ट्रैंड है, ये जो यहाँ पे स्पाइरल शेप में जो स्ट्रैंड है, यही उन्हें वहां पे दिखा। ठीक है, जो कि फास्फोरस से बनता था, और ये सब के सब पस सेल के अंदर पाए गए। ठीक है, पस सेल था, जो पस था उसका सेल, क्योंकि दुनिया में कोई भी सब्सटेंस जो अपने बॉडी से निकलता है वो सेल से ही बनता है। ठीक है, तो ये जो पस था इसके अंदर भी सेल था, और इस सेल को जब माइक्रोस्कोप में देखा तो इसके अंदर कोई एक एसिडिक नेचर वाला सब्सटेंस मिला जो कि फास्फोरस कंटेन किया हुआ था। ठीक है, चलो, और इसी सब्सटेंस को उन्होंने नाम दिया न्यूक्लिन। क्या नाम दिया? न्यूक्लिन। और आगे चल के और डिस्कवरी हुई, और इन्होंने सब लोग ने इसी न्यूक्लिन को क्या कहा? न्यूक्लिक एसिड कहा। ठीक है, तो इस जो पस सेल है इसी से हमको न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी हुई। ठीक है, और इसी न्यूक्लिक एसिड को बाद में आगे चल के पता चला कि ये कोई और नहीं, डीएनए और आरएनए ही न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, ये चीजें आपको अच्छे से समझ के रखनी है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ओके, चलो आगे और थोड़ी बहुत चीजें जान लेते हैं। ये जो दोनों के दोनों डीएनए आरएनए हैं, ये न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं, और इसीलिए हम यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड को मोनोमर कहेंगे। क्या कहेंगे? मोनोमर। और ये मोनोमर कौन होगा? ये या तो सुगर होगा, या तो फॉस्फेट होगा, या तो नाइट्रोजिनस बेसिस होगा। नाइट्रोजिनस बेसिस कौन होते हैं? नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं एडेनिन हो गया, गुआनिन हो गया, साइटोसिन हो गया, यूरासिल, थाइमिन, ये सब नाइट्रोजिनस बेसिस है, दैट इज न्यूक्लियोटाइड। ओके, और फॉस्फेट और सुगर ये भी कहाँ प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लिक एसिड के अंदर ही प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो अपना जो न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए आरएनए ये बनता है तो किससे बनता है? ये अपना एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल, थाइमिन यानी कि नाइट्रोजिनस बेसिस
और सुगर मॉलिक्यूल और फॉस्फेट मॉलिक्यूल से अपना न्यूक्लिक एसिड बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे जरा देख लो, ये जो स्ट्रैंड हो गया ये फॉस्फेट से बन गया, ये जो यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड है ये किससे बन गया, नाइट्रोजन से बन गया। और सुगर मॉलिक्यूल कहाँ है मैं आपको दिखाता हूं, तो आपको वर्ड में ही समझना चाहिए, राइबोज, डीऑक्सी राइबोज, और यहाँ पे राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो जो ये राइबोज है ये सुगर का एक टाइप होता है, कार्बोहाइड्रेट है ये। ओके, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, लाइक पेंटोज सुगर, लैक्टोज सुगर, ये सुगर होते हैं, तो राइबोज भी एक टाइप का सुगर है। तो जो अपना न्यूक्लिक एसिड होता है ये किससे किससे बनता है, न्यूक्लिक एसिड सुगर से बनता है और नाइट्रोजिनस बेसिस से बनता है। तो नाइट्रोजिनस बेसिस तो हम पहले से ही जानते, कितने बार मैं आपको बता चुका, बट यहाँ पे फॉस्फेट और सुगर से भी बनता है, ये हमें पस सेल की डिस्कवरी के बाद पता चला। ओके, तो ये है आपका मेन स्ट्रक्चर, इसे अच्छे से समझ लेना। यहाँ पे देखो नाइट्रोजिनस बेसिस है, ये साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन, थाइमिन है जो कि न्यूक्लियो बेस होती हैं, यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं डीएनए के, और यहाँ पे न्यूक्लियो बेसिस ऑफ आरएनए। तो ये सारे के सारे आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स हो गए और ये सारे के सारे डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स हो गए, और ये डीएनए का स्ट्रक्चर है और ये आरएनए का स्ट्रक्चर है, और ये सब के सब न्यूक्लियो बेस यानी इन्हीं न्यूक्लियोटाइड से बनता है। और ये किसको बाइंड करते हैं, ये जो स्पाइरल है, ये स्पाइरल वाले स्ट्रैंड को ये बाइंड करते हैं न्यूक्लियोटाइड, और ये किससे बनता है, फॉस्फेट से बनता है। ठीक है, तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अभी हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज को समझ लेते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हुआ, ठीक है, कि हेरिडिटी होती है। अब आपको यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट समझना है। ठीक है, बहुत सारी चीजें आप जान चुके हो। हेरिडिटी होती है, ये क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू दी अनदर जनरेशन, यही होता है हेरिडिटी। तो ये ट्रांसफर कौन करता है, तो अभी तो हम लोग को भाई पता है डीएनए होता है, बिकॉज हम 2020 में रह रहे हैं, 2020 में हम रह रहे हैं आज की डेट के हिसाब से, और ये अपना हम लोग को मालूम है कि डीएनए ही क्या करता है, सारी हेरिडिटरी कैरेक्टर को मेंटेन करता है। बट एक क्वेश्चन अराइज होता है, वो कौन सा क्वेश्चन है आपको समझना है। अगर मैं आज से 200 ईयर एगो जब जाऊं, जब अपने को डीएनए की डिस्कवरी भी नहीं हुई थी, तो उसके पहले से स्टार्ट करते हैं। तो साइंटिस्ट लोग ने क्या बोला, बहुत सारे जेनेसिस्ट थे, उन्होंने क्या सोचा, पहले ऐसा माना जाता था कि जो प्रोटीन होता है ना अपने बॉडी के अंदर, प्रोटीन यही कॉज है अपने अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशंस को शेयर करने का। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ये प्रोटीन ही क्या करता है, शेयर करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को। अभी अपने को पता है कि डीएनए ट्रांसफर करता है, ठीक है, क्योंकि प्रूफ हो चुका है, बट ये कैसे प्रूफ हुआ वही हमें अभी देखना है। हमको एक्सपेरिमेंट पढ़ने, और ये एक्सपेरिमेंट 3 एक्सपेरिमेंट हम आज देखेंगे, और इनमें से एक एक्सपेरिमेंट 3 मार्क्स को जरूर आएगा। ठीक है, इवन हम लोग के टाइम पे जब एग्जाम थे तब के टाइम से एक एक्सपेरिमेंट पक्का पूछता है। मुझे अभी भी याद है हम लोग के टाइम पे बैक्टीरियोफेज वाला एक एक्सपेरिमेंट पूछा था, हार्शी एंड चेस का, आगे दिखाऊंगा आपको, डोंट वरी। ठीक है, तो चलो ध्यान देना अच्छे से। तो पहले के साइंटिस्ट लोग ऐसा समझते थे कि जो प्रोटीन ही है जो जिसकी वजह से हेरिडिटरी होती है, यानी ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ये ओनली एंड ओनली वाया प्रोटीन होता है, प्रोटीन करता है। चाहे कोई भी कैरेक्टर हो, ट्रेड्स हो, इंफॉर्मेशन हो, सभी की सभी पेरेंट्स से चिल्ड्रन में प्रोटीन के थ्रू ट्रांसफर होती हैं। ठीक है, ये बातें पहले ऐसी मानी जाती थी, बट फिर कुछ टाइम आया और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए 25 से 30 साल बाद। इस थिंकिंग के 25 से 30 साल बाद, 30 इयर्स बाद, बहुत सारे जेनेसिस्ट बायोलॉजिस्ट आए और इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, और इनको पता चला कि जो डीएनए है वो होता है जेनेटिक मटेरियल, और यही ट्रांसफर करता है अपने अंदर हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। ठीक है, तब जाके पता चला। बट उन्होंने कौन से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, उसी इंफॉर्मेशन के बारे में हमें अच्छे से जानना है। सो आप इसे अच्छे से रीड कर लोगे। इनिशियली यानी स्टार्टिंग में प्रोटीन कंसीडर किया जाता था एज ए जेनेटिक मटेरियल और कॉज ऑफ हेरिडिटरी। आफ्टर दैट बहुत सारे जेनेसिस्ट आए और उन्होंने क्या बताया, बहुत सारे प्रैक्टिकल वर्क किए, और उससे अपने को पता चला कि जो डीएनए होता है ये होता है अपना रियल जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, और जो कि न्यूक्लियस के क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट होता है ये डीएनए एज अ न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो एज अ न्यूक्लिक एसिड ये डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर और उसके भी क्रोमोसोम के अंदर। तो क्रोमोसोम के अंदर होता है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड कितने टाइप के होते हैं, तो एक हो गया डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, एक हो गया राइबो न्यूक्लिक एसिड। शॉर्ट में हम कहें तो डीएनए और आरएनए ही क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। एसिड याद रखना अच्छे से। ठीक है, तो डीएनए और आरएनए दोनों एसिड है। ठीक है, ये बातें ध्यान रखना। तो एसिड तो यार हमारे डीएनए में ही रहता है। ठीक है, वी आर ह्यूमन बीइंग्स। ओके,
चलो हम कुछ भी कर सकते हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी तो आपको सारी चीजें समझ चुकी कि हमको पता है कि डीएनए अपना जेनेटिक मटेरियल है, बट बहुत सारे पापड़ बेलने पड़े हैं इस इंफॉर्मेशन को जानने में, ये प्रूफ करने में। ओके, तो चलिए देखते हैं सारे एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट यहाँ पे समझते हैं। ग्रिफिथ नाम के यहाँ पे जेनेसिस्ट थे, इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट दिया था और इन्होंने पहला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, ठीक है, जिससे कि डीएनए ये प्रूफ कर सके कि डीएनए ही अपना जेनेटिक मटेरियल है। ये प्रूफ करने के लिए इन्होंने पहला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। ओके, चलो तो अब देखते हैं। और इनका जो एक्सपेरिमेंट था ये माइस में था। माइस यानी कि जो चूहा होता है ना, माउस, इसी को माइस कहते हैं। ठीक है, तो इसी में यहाँ पे क्या हुआ, माइस का ही एक टाइप का यहाँ पे अपना स्पेसीज होता है। ठीक है, उसी कैटेगरी के अंदर आता है माइस भी। ठीक है, तो ये ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट माइस के ऊपर इन्होंने परफॉर्म किया था। तो कैसे किया था ये देखते हैं। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट इन्होंने बैक्टीरिया, अच्छे से ध्यान से सुनोगे और समझ जाओगे अपने आप। ओके, तो एक बैक्टीरिया थी, जिस बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिये। क्या नाम है उसका? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिये। इस नाम की बैक्टीरिया के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था। और ये बैक्टीरिया का काम क्या होता है? ये बैक्टीरिया निमोनिया कॉज करती है ह्यूमन बींग्स के अंदर। ओके, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो निमोनिया कर देती है ये बैक्टीरिया, जिनको भी निमोनिया होती है और जिससे इंसान मर जाते हैं, उनका कॉज कौन होता है? कौन सी बैक्टीरिया? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। यही बैक्टीरिया से होता है यहाँ पे निमोनिया। इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ओके, अब आगे देखते हैं। तो इस बैक्टीरिया में से, अभी देखो हम ह्यूमन बींग्स है तो हमारे भी दो टाइप है, एक हो गया मेल और दूसरा हो गया फीमेल। ओके, ये बातें ध्यान रखना। इसके पहले जाऊं तो हमारे भी एंसेस्टर में कौन थे? तो हमने देखा था नियंदरथल मैन है, फिर और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, लाइक रामापिथिकस है, ऑस्ट्रेलियोपिथिकस है, लेमुर्स है। ठीक है, इन सारे के नाम हम अच्छे से जानते हैं। ठीक है, और जैसे क्रो-मैग्नन मैन है, तो ये सारे हमारे ही स्पेसीज के हैं। ठीक है, अभी हम उनकी इवॉल्व्ड स्पेसीज है, हम ज्यादा डेवलप्ड स्पेसीज है उनके। ठीक है, और वो हमसे कम डेवलप्ड थे। ओके, बट ऐसे ही स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ये जो बैक्टीरिया है, इनके भी बहुत सारी स्पीसीज होती हैं। ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। इनके भी बहुत सारे जेनेटिक वैरायटीज होती हैं। तो इनमें से जो इनकी जेनेटिक वैरायटीज थी, तो ग्रिफिथ ने इनको क्या कहा? नाम स्ट्रेन दिया। स्ट्रेन एक नाम है, जिनको क्या कहते हैं? ये एक टाइप की जेनेटिक वैरायटीज है। ठीक है, जिनको स्ट्रेन कहा जाता था। बैक्टीरिया की वैरायटीज को स्ट्रेन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रिफिथ ने क्या किया? इन्होंने दो टाइप के स्ट्रेन चूज किए, एक एस टाइप के, एक आर टाइप के। ठीक है, दोनों ये निमोनिया के ही टाइप है, मतलब आर टाइप भी बैक्टीरिया और एस टाइप के भी बैक्टीरिया, दोनों के दोनों क्या है? ये निमोनिया के ही बैक्टीरिया है। ठीक है, बट यहाँ पे दो टाइप के बैक्टीरिया है, एक एस टाइप का है, एक आर टाइप का है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दोनों की स्पेसीज यहाँ पे समझते हैं अच्छे से, इनकी स्पेसिफिकेशन को समझ लेते हैं अच्छे से। जो एस टाइप वाला होता है ये वायरुलेंट होता है। वायरुलेंट मतलब जो वायरस फैलाता हो, और स्मूथ होता है, पैथोजेनिक होता है एंड इनकैप्सुलेटेड होता है। कहने का मीनिंग है जितनी भी बैक्टीरिया इनकैप्सुलेटेड होती हैं, यानी कि उनके बाहर कैप्सूल बनी होती है, यानी कि इनको तोड़ना, ब्रेक करना, ऐसी बैक्टीरिया को किल करना बहुत हार्ड बन जाता है, क्योंकि ये इनकैप्सुलेटेड होते हैं। और कैप्सुलेशन हमेशा प्रोटीन से होता है, प्रोटीन बाइंड करता है। मैंने दिखाया था ना, प्रोकार्योटिक बैक्टीरिया के बाहर कैप्सूल होता है। ठीक है, तो वही कैप्सूल यहाँ पे इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया एस टाइप की होती हैं। और ये वायरुलेंट भी है, बिकॉज ये बैक्टीरिया फैलती हैं, और ये वायरस जो होते हैं ये क्या करते हैं? अपने जितने भी ये बैक्टीरियाज हैं, ये कॉज करती है किसी भी इंसान को इन्फेक्ट करके डेथ कर देती है उसका। ठीक है, और ये बहुत स्मूथ और पैथोजेनिक, यानी बाहर से फैल के आती है, पैथोजेनिक मतलब। ठीक है, इस चीज को समझ के रखना। आगे देखते हैं जो आर टाइप वाला है। आर टाइप वाला नॉन वायरुलेंट है, रफ होता है, स्मूथ नहीं होता, और ये नॉन पैथोजेनिक है और नॉन कैप्सुलेटेड है। नॉन कैप्सुलेटेड मतलब कि ये ज्यादा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं देता है, और इसके बाहर कोई भी कैप्सुलेशन नहीं होता, प्रोटीन की बाइंडिंग वगैरह कुछ नहीं होती है। जो बाइंडिंग होती है प्रोटीन की, इसमें आर टाइप वाले में नहीं है। तो दो टाइप के स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ये जो बैक्टीरिया है, इसके दो टाइप यूज किए गए ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में। पहला है एस टाइप, दूसरा है आर टाइप। आर से रफ यानी नॉन वायरुलेंट, नॉन पैथोजेनिक, नॉन कैप्सुलेटेड। वायरुलेंट यहाँ पे एस टाइप वाला, एस से स्मूथ, वायरुलेंट पैथोजेनिक और इनकैप्सुलेटेड। तो एक से दो बार इसे रिवाइज कर लो जल्दी जल्दी और आगे बढ़ते हैं। उनका एक्सपेरिमेंट क्या था ये समझना अच्छे से। इन्होंने प्रूफ करना चाहा कि डीएनए ही इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है।
यही इन्हें प्रूफ करना था कि जो डीएनए है वही एक ऐसा कॉज है जो कि इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है। यही इनको प्रूफ करना चाहा, यही ये प्रूफ करना चाहते थे। ठीक है, चलो तो देखते, ध्यान से देखते कैसे। तो पहले बार इन्होंने क्या किया, इन्होंने 4 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। फर्स्ट, यहाँ पे सेकंड और थर्ड और ये रहा फोर्थ वाला। ठीक है, 4 एक्सपेरिमेंट इन्होंने परफॉर्म किया। 4 एक्सपेरिमेंट को अच्छे से समझते हैं। पहली बार इन्होंने क्या किया, रफ वाले स्ट्रेन को उठाया। रफ स्ट्रेन मतलब कि आर वाला जो यहाँ पे टाइप था, आर टाइप वाले को इन्होंने उठाया। आर टाइप वाले स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इस वायरुलेंट को उठाया और इन्होंने क्या किया, इंजेक्ट कर दिया माइस के अंदर। तो माइस क्या था, जिंदा था। वाई, बिकॉज ये क्या होता है, नॉन पैथोजेनिक होता है, रफ और नॉन वायरुलेंट है, जो कि किसी भी एनिमल्स को, किसी भी ह्यूमन बींग्स को कुछ कॉज नहीं करता है। तो आर वाला अच्छा वाला स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया होता है। एस वाला क्या होता है, जो इंसान को खत्म कर देता है। ठीक है, ये बातें ध्यान रखना। तो पहला वाला किया तो कोई भी टेंशन ही नहीं हुई, मतलब जो माउस था ये अलाइव था, जिंदा था। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा वाला। इन्होंने स्मूथ वाले को जब यूज किया तो ऑब्वियस सी बात है कि जो अपना माउस है वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा, डेड हो जाएगा। तो मरेगा ही ना, बिकॉज वो कैसा होता है, एस वाला वायरुलेंट होता है, पैथोजेनिक होता है। चलो आगे, अब यहाँ पे ट्विस्ट आने वाला है। इन्होंने क्या किया, अब नेक्स्ट इनका थर्ड एक्सपेरिमेंट, दोनों को पहले परफॉर्म किया। जो स्मूथ था उससे मर गया, जो रफ था उससे कुछ नहीं हुआ। अब इन्होंने क्या किया कि ये जो स्ट्रेन था, ये जो यहाँ पे एस टाइप वाला स्ट्रेन है, एस वाला, इसको इन्होंने हीट किया। क्या किया, हीट किया। और हीट करने के बाद इस स्मूथ वाले स्ट्रेन को इन्होंने माउस के अंदर डाला, तो माउस मरा ही नहीं। ठीक है, ध्यान देना अच्छे से, स्मूथ वाले को डालने से मर जाता था माउस, बट जब इन्होंने उसको हीट कर दिया तो उसके अंदर की जो प्रोटीन बाइंडिंग थी, जो प्रोटीन था वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा ना। प्रोटीन बाइंडिंग, जो ऊपर कैप्सुलेशन रहता है, बाहर का कैप्सुलेशन होता है जो बैक्टीरियाज में, वो क्या हो जाएगा, वो अपना पूरा का पूरा, जो भी यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, जो कैप्सुलेशन होता है बैक्टीरियाज के अंदर, यहाँ पे देखो जो ये कैप्सुलेशन है, जब आप हीट करोगे तो ये बैक्टीरिया का कैप्सुलेशन क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा ना। तो वो हीट करने के बाद गायब हो गया, तो यहाँ पे इसको कुछ हुआ ही नहीं। जो ये बैक्टीरिया था इसको यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं, यहाँ पे जो अपना माउस है इसको कुछ नहीं हुआ, जिंदा था, बिकॉज इसके बाहर की कोटिंग खत्म हो गई और जो यहाँ पे बैक्टीरिया थी उसके अंदर कोई एनर्जी ही नहीं थी। जब कोई एनर्जी नहीं है तो कैसे किसी को कुछ इन्फेक्ट कर सकता है। तो स्मूथ वाला भी कैसे बन गया, नॉन वायरुलेंट बन गया। बट अब यहाँ पे फोर्थ कंडीशन ध्यान देना। फोर्थ में इसने क्या किया ग्रिफिथ ने, कि रफ वाला जो था स्ट्रेन, जिससे मर ही नहीं रहा था, और यहाँ पे हीट किल्ड स्मूथ, जिससे इससे भी नहीं मर रहा था, इन दोनों को जब मिक्स किया तो फिर यहाँ पे माउस मर गया। तो यही क्वेश्चन अराइज होता है कि ऐसा कैसे हुआ कि रफ वाला तो भाई कभी भी कॉज ही नहीं करता है, और स्मूथ वाला जो है उसको ही, स्मूथ वाला कॉज करता था, मार देता था माउस को, बट जब हीट कर देते हम उसको तो फिर वो भी नहीं मारता था। ठीक है, बट जब हमने इन दोनों को मिक्स किया, हमने क्या किया, इन दोनों को, इसको आर वाले को और ये एस वाले को, जो हीटेड है, हीटेड यानी कि हीट किल्ड स्मूथ वाले स्ट्रेन को और रफ वाले स्ट्रेन को हमने क्या किया, मिक्स किया और फिर इंजेक्ट किया इंजेक्शन के थ्रू माउस के अंदर, तो ये माउस मर गया। ऐसा कैसे हो सकता है, यही क्वेश्चन अराइज हुआ। तो यहां से इन्होंने एक चीज बताई कि कुछ तो, इनको सिर्फ इतना ही पता चला, इनको सिर्फ इतना ही पता चला कि कुछ तो ऐसा है, कुछ तो ऐसा है, जो कि कोई तो ऐसी चीज है जो कि आर वायरुलेंट, जो कि यहाँ पे नॉन वायरुलेंट था, एस वाला स्मूथ था, लेकिन जब हमने इसकी प्रोटीन कोटिंग को तोड़ दी तो ये क्या हो जाएगा, इसका इफेक्ट नलीफाई हो जाएगा एस वाले का। बट एक तो प्रॉब्लम रहेगी ना, प्रॉब्लम इसकी ये रहेगी कि इसके अंदर वो जेनेटिक मटेरियल तो रहेगा ना, ये तो हम लोग को पता ही है कि उसका कुछ ना कुछ जेनेटिक मटेरियल तो रहने वाला है स्मूथ वाले के अंदर, तो जेनेटिक मटेरियल तो रहेगा ना। तो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हुआ एस वाले से आर में, जब हमने इसको क्या किया, मिक्स किया तब। ठीक है, तो मिक्सिंग के टाइम पे एस से आर में क्या हो गया, जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर हुआ। ठीक है, तो ये कैसे हुआ, तो इन्होंने क्या बोला ग्रिफिथ में कि कुछ तो ऐसा है जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल यहाँ पे होता है। ये इतना ही इन्होंने बताया। ठीक है, ये बातें ध्यान रखना। मतलब देखो, आर वाला नॉन इन्फेक्टेड होता है, हीट स्मूथ वाला भी नॉन इन्फेक्टेड होता है, बट नॉर्मली जो स्मूथ है वो क्या होता है, इन्फेक्टेड होता है। ठीक है, और हमने इसी स्मूथ वाले को क्या किया था, हीट किया था, तो इसके प्रोटीन बाइंडिंग तो टूट गई थी, लेकिन उसके अंदर डीएनए जो उसका जेनेटिक मटेरियल था वो तो था ना इसके अंदर। तो वो जेनेटिक मटेरियल जो हीट स्मूथ था, ये एचएस यानी हीट स्मूथ, इसमें से जब हमने मिक्स किया तो इसमें से ट्रांसफर होके आर वाले में आ गया। ठीक है, तो यही चीज आपको अच्छे से समझ के रखनी है, और इसी के वजह से सारा का सारा कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो
तो वो ट्रांसफॉर्मेशन कौन करता है, यही हमको देखना है। फिलहाल हमें तो पता है कि वो डीएनए की वजह से हुआ है, बट प्रूफ चाहिए ना, तो इसके लिए अभी हम यहाँ पे देखते हैं। तो अगला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया कुछ सालों बाद इनके एवरी और मैकार्टी और मैक्लियोइड ने। ये इन्होंने इन 3 साइंटिस्ट लोगों ने, तीनों ने किया, ये तीनों एक ही यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स थे, और इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। किसके बाद? ग्रिफिथ के बाद। ग्रिफिथ ने क्या बताया था कि जो आर वाली बैक्टीरिया थी और जो यहाँ पे एस वाली बैक्टीरिया थी, तो आर वाली कैसी होती है? नॉन वायरुलेंट होती है, और एस वाली वायरुलेंट होती है। बट जब हम एस वाले को भी हीट दे देंगे तो ये भी कैसे बन जाएगी? नॉन वायरुलेंट बन जाएगी। ठीक है, तो दोनों नॉन वायरुलेंट को जब हम लोग मिक्स करेंगे तो अपना माउस जो था वो डेड हो जा रहा है, मर जा रहा है वो। समझा कि नहीं? तो ये ऐसा कैसे हुआ? तो वही इन्होंने बोला कि जब हमने हीट किया स्मूथ वाले को, तो उसकी प्रोटीन बाइंडिंग तो टूट गई, लेकिन उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल तो था ना, तो वही जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो गया आर वाले में, और आर वाला बन गया वायरुलेंट। ठीक है, और फिर उसी आर वाले की वजह से अपना माउस मर गया। समझा कि नहीं? तो इनका क्वेश्चन था कि कौन है ऐसा वो चीज जिसने ये हीट से, जो इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल था हीट वाले, इस एस टाइप वाली जो स्ट्रेन थी, इसमें से ट्रांसफर करा दिया आर वाले में। तो ऐसा कौन सा वो चीज है? फिलहाल हमको पता है कि वो डीएनए है, बट इनको नहीं पता था, तो ये अभी इन्हें ये प्रूफ करेंगे। ओके, कि कौन था? आखिर पता चलेगा कि वो डीएनए है, अभी पता चलेगा, डोंट वरी। ठीक है, तो वो डीएनए ही था जो यहाँ से एस टाइप से आर टाइप में क्या किया? ट्रांसफर किया। बट ये इस चीज को ग्रिफिथ ने नहीं बताई। इन्होंने बोला कि कोई तो चीज है जो ट्रांसफर करती है, वो कौन है वो इन्होंने नहीं बताया। ठीक है, चलो आगे आते हैं। अभी एवरी, मैकार्टी, मैक्लियोइड, इन तीनों के अभी हम इनके एक्सपेरिमेंट को समझते हैं अच्छे से। तो इन्होंने क्या बताया था, ध्यान देना अच्छे से। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बोला कि भाई कोई भी जेनेटिक मटेरियल हो तो वो क्या होता है? वो डीएनए होता है, या तो आरएनए होगा, ठीक है, और या तो फिर उसके अंदर प्रोटीन की बाइंडिंग होगी। ठीक है, प्रोटीन होगा। ठीक है, यही 3 चीजें होती हैं किसी भी वायरस, बैक्टीरिया या किसी भी सेल के अंदर, यही 3 चीज होती है ना। तो इन्होंने इन तीनों चीजों को क्या किया? इन्होंने तीनों चीजों को सेपरेट कर दिया। ठीक है, और इन तीनों को डिफरेंट अलग अलग तरीके से एस वाले में, फिर आर वाले में, फिर यहाँ पे फिर से एस वाले में, सभी में इन्होंने उसका एक्सपेरिमेंट डिफरेंट एलोन, सिंगली इन्होंने परफॉर्म किया। और इन्हें बाद में पता चलता है कि डीएनए ही है जो ट्रांसफर करता है, क्योंकि आरएनए और प्रोटीन तो ट्रांसफर करने का काम करते ही नहीं है, ओनली डीएनए ही करता है। तो इन्हें पता चलता है। तो ये कैसे पता चलता है, ये हम अभी यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। ओके, तो देखो इन्होंने क्या किया, इनको पता करना था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आर वाला जो अपना स्ट्रेन था ये वायरुलेंट बन जाए। कैसा वायरुलेंट? मतलब जो मारने का काम कर दे। ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, इसको आर वाले को वायरुलेंट किसने बनाया? तो हम सबको पता है कि एस टाइप ने बनाया था। कैसे? जबकि एस वाले को हमने क्या कर दिया था? हीट कर दिया था, और ये कैसे बन गया था? नॉन वायरुलेंट बन गया था। फिर भी ये वायरुलेंट कैसे बना? तो एक तो क्वेश्चन था ही कि एस टाइप से कोई ना कोई जेनेटिक मटेरियल आर वाले में गया होगा। समझा कि नहीं? तो वो जेनेटिक मटेरियल किसने ट्रांसफर किया, यही क्वेश्चन था। तो इसको अभी मैकार्टी, जो ये साइंटिस्ट थे तीनों, ठीक है, ये अभी इसको प्रूफ करेंगे। तो इससे पहले हम एक चीज जान लेते हैं, तभी आपको इनका एक्सपेरिमेंट समझेगा। ओके, ध्यान देना अच्छे से। तो एक यहाँ पे प्रोटीन बाइंडिंग एक एंजाइम होता है जिसको हम प्रोटीएज कहते हैं। दूसरा आरएनए का एक एंजाइम होता है जिसे हम आरएनएज कहते हैं। फिर इसके बाद एक होता है और एंजाइम जिसे हम कहते हैं डीएनएज कहते हैं। ठीक है, ये 3 एंजाइम्स को आप अच्छे से समझ लो। अब ये तीनों एंजाइम का काम क्या होता है, अच्छे से आपको यहाँ पे फोकस करना है और ध्यान देना है। तीनों एंजाइम्स का मीनिंग अच्छे से आपको समझना है। ठीक है, ध्यान देना। अभी हमको पता है कि अपने पास 3 मॉलिक्यूल है, एक है आरएनए, एक है यहाँ पे डीएनए, और एक है अपना यहाँ पे अच्छे से समझना प्रोटीन। ओके, तो ये 3 ही है। अब ये जो साइंटिस्ट थे इनके मन में एक ही था कि या तो आरएनए ट्रांसफर किया, या तो डीएनए ने ट्रांसफर किया, तो प्रोटीन ने ट्रांसफर किया। और वैसे भी पहले प्रोटीन को ही समझा जाता था कि यही ट्रांसफर करता है। ठीक है, चलो, तो अब यहाँ से क्वेश्चन एक है कि जो ये प्रोटीएज होता है, ये जो आरएनएज होता है और ये जो डीएनएज होता है, ये क्या करते हैं कि जो भी, ध्यान देना अच्छे से, जो भी ट्रांसफर करता है उसको ये क्या करेंगे, उसको ये ब्रेक कर देते हैं, रोक देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं कि वो ट्रांसफर ना करे। ठीक है, चाहे अगर मान लो आरएनए ने ट्रांसफर किया, आरएनए ट्रांसफर मान लो कर रहा है, तो अगर आरएनएज हम लोग इसके सामने अप्लाई कर देंगे ना, आरएनएज को अगर हम लोग इसके सामने अप्लाई करेंगे तो ये इसको ट्रांसफर कराना बंद कर देता है। ठीक है, ये चीज होती है एक। फिर उसके बाद
डीएनए है, तो अगर डीएनए मान लो ट्रांसफर कर रहा है, वैसे भी तो यही करता है, अगर डीएनए ट्रांसफर कर रहा है, इसके सामने अगर हम डीएनएज लगा देंगे, ये एंजाइम लगा देंगे, तो डीएनए क्या करेगा, ये ट्रांसफर होना बंद कर देगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर प्रोटीन ट्रांसफर कर रहे हैं, अगर हम प्रोटीएज लगा देंगे तो ये फिर प्रोटीन ट्रांसफर करना बंद कर देगा। ये होता है ऐसा। तो ऐसा यही चीज को फायदे में इसी चीज को जो यहाँ पे मैक्लियोइड थे, ये तीनों साइंटिस्ट ने क्या किया, यूज किया। अब ध्यान देना कैसे, इन्होंने भी लिया आर स्ट्रेन और हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन, इन दोनों को यहाँ पे कंबाइन किया और दोनों माइस को रखा। तो माइस में अंदर इंजेक्ट करने से पहले इन्होंने पहले प्रोटीएज यूज किया। ठीक है, प्रोटीएज को भी ऐड किया। अगर मान लो इन्होंने पहले पता किया, अगर मान लो प्रोटीन अगर ट्रांसफर किया होगा, प्रोटीन ने अगर जेनेटिक कैरेक्टर को एस से आर टाइप में ट्रांसफर किया होगा और आर को वायरुलेंट बनाया होगा, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, प्रोटीएज प्रोटीन को रोक देगा। अगर प्रोटीन ट्रांसफर किया होगा तो प्रोटीएज प्रोटीन को रोक देगा और अपना माउस जिंदा रहेगा। समझा कि नहीं, क्योंकि फिर आर वाला तो वायरुलेंट बनेगा ही नहीं ना। समझा कि नहीं अच्छे से, फिर एस वाला भी नॉन वायरुलेंट रहेगा और आर वाला भी नॉन वायरुलेंट रहेगा, तो यहाँ पे माउस मरेगा ही नहीं। ठीक है, तो जब इन्होंने प्रोटीएज यूज किया तो फिर से अपना माउस मर गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि प्रोटीएज ये प्रोटीन को रोक नहीं पाया। इसका मतलब क्या था कि प्रोटीन ट्रांसफर नहीं करता है। समझा कि नहीं अच्छे से, तो ये बातें आपको अच्छे से समझ के रखनी है। नेक्स्ट इन्होंने यूज किया आरएनएज को। आरएनएज को यहाँ पे लिखा नहीं पर समझो, आरएनएज को यूज किया। और जब इन्होंने आरएनएज को यूज किया तो इन्होंने क्या देखा कि आरएनएज अगर यहाँ पे जो आरएनए था, इन यहाँ पे एस टाइप के पास जो आरएनए था, ये आरएनए अगर मान लो ट्रांसफर कर रहा होता, अगर ये ट्रांसफर कर रहा होता एस से आर में, सारे के सारे इस वायरस वाले, इस बैक्टीरिया वाले जो भी जेनेटिक मटेरियल थे, इसको एस से आर में अगर ये ट्रांसफर कर रहा होता तो आरएनए इसको रोक देता। समझा कि नहीं, बट यहाँ पे आरएनए ने रोका ही नहीं, क्योंकि आरएनए तो ट्रांसफर करता ही नहीं है, क्योंकि ये जो यहाँ पे एंजाइम है सारे के सारे, ये उसी को स्टॉप करते हैं, इनहिबिट करते हैं। इनहिबिट करना मतलब रोक देना, तो ये इसी को इनहिबिट करते हैं, जो क्या होता है, जो सारे के सारे ट्रांसफर करने का काम करता है। तो ना तो आरएनए किया करता है, ना ही प्रोटीन करता है। तो जब प्रोटीएज लगाया तो प्रोटीन ने भी नहीं किया कुछ भी, तो प्रोटीन भी सीधे ट्रांसफर हो गया और अपना माउस मर गया, क्योंकि एक साथ में ही डीएनए आरएनए प्रोटीन सब जाएगा ना जब हम इंजेक्ट करेंगे तो भाई यहाँ पे प्रोटीन भी जाएगा, यहाँ पे आरएनए भी जाएगा, यहाँ पे डीएनए भी जाएगा। हमने ओनली प्रोटीएज यूज किया था, तो प्रोटीन को रोका ही नहीं इसने, क्योंकि प्रोटीन तो यहाँ पे ट्रांसफर करता ही नहीं है ना। अगर ट्रांसफर करता तो प्रोटीएज रोकता, क्योंकि ये एंजाइम का एक ही काम है, जो ट्रांसफर करता है उसको रोक देते हैं आगे ट्रांसफर होने से। ठीक है, तो यहाँ पे बाकी के आरएनएज और डीएनएज क्या करते हैं, ट्रांसफर हो जाएंगे, और डीएनएज रियल में क्या करता है, ये किल करता है, तो यहाँ पे ये किल हो जाएगा। ओके, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ओके, चलो आगे देखते हैं। अभी यहाँ पे नेक्स्ट आरएनएज यूज किया, तो आरएनएज के टाइम पे यहाँ पे प्रोटीएज तो करता ही नहीं है, आरएनएज भी नहीं करता है, बट डीएनएज करता है। और आरएनएज जो था ये आरएनए को रोक देता, बट आरएनए ये क्या करता है, यहाँ पे आरएनए तो ट्रांसफर करता ही नहीं है, तो कैसे आरएनए उसको रोकेगा। तो आरएनएज और प्रोटीएज दोनों, जो प्रोटीन और यहाँ पे आरएनए है, ये दोनों के दोनों माउस में जाएंगे, और डीएनए भी जाएगा, क्योंकि डीएनए को तो सिर्फ डीएनए रोकेगा ना, तो डीएनए हमने यूज ही नहीं किया था, तो डीएनए जब रोकेगा तो ये आगे ट्रांसफर हो गया और माउस मर जाएगा। अब आता है डीएनएज की बारी, तो फिर से अपने पास प्रोटीन है, आरएनए है और डीएनए है। डीएनए ओनली डीएनए को रोकेगा, आरएनएज ओनली आरएनए को रोकता है, प्रोटीएज ओनली प्रोटीन को रोकता है। तो हमने एक एक करके सबका परफॉर्म किया। पहले हमने प्रोटीएज यूज किया, तो प्रोटीएज ने प्रोटीन को रोका, और प्रोटीन को रोकने के बाद भी यहाँ पे माउस मर गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि प्रोटीएज जो होता है ये तो इनहिबिट करता ही नहीं है ना, ये ट्रांसफर करता ही नहीं है। ठीक है, फिर हमने आरएनए को यूज किया, तो आरएनए भी ट्रांसफर नहीं करता है, तो इसने इसको भी नहीं रोक पाया। अभी डीएनए की बारी आती है, तो डीएनए क्या करेगा, डीएनए को यहाँ पे जो डीएनएज था ये डीएनए को रोक देगा। व्हाई, बिकॉज डीएनए ही क्या करता है, ट्रांसफर करता है, और इन एंजाइम्स का काम क्या होता है कि जो ट्रांसफर करते हैं जेनेटिक कैरेक्टर उसको ये रोक देती है। अगर प्रोटीन ट्रांसफर करता तो प्रोटीएज प्रोटीन को रोक देता, अगर आरएनए ट्रांसफर करता तो आरएनएज आरएनए को रोक देता, अगर डीएनए ट्रांसफर करता तो डीएनएज जो था वो डीएनए को रोक देता। बट यहाँ पे प्रोटीएज और आरएनएज ने प्रोटीन और आरएनए को रोका ही नहीं। सो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे प्रोटीन और आरएनए तो बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं करते हैं जेनेटिक कैरेक्टर को, तो डीएनएज ने डीएनए को रोक दिया। इसका मतलब क्या है, और अपना माउस जिंदा है। समझा कि नहीं अच्छे से, जब यहाँ पे डीएनएज ने डीएनए को रोक दिया, इनहिबिट कर दिया ट्रांसफर होने से, तो यहाँ पे समझ गया ना कि जो आर है और पी यानी प्रोटीन और आरएनए है ये आगे ट्रांसफर हो गए, और ट्रांसफर होने के बाद भी अपना माउस नहीं मरा। सो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ओनली डीएनए ही क्या करता है, ट्रांसफर करवाता है एस से लेके आर में सारी चीजों को। समझा कि नहीं अच्छे से,
तो यही मेन कंसेप्ट था इनका। बट फिर भी आगे चल के ये भी प्रॉपर अच्छे से फिक्स नहीं हुआ और इसको भी अच्छे से समझा नहीं गया। तो आगे एक और साइंटिस्ट आए जिन्होंने इसको प्रूफ किया। तो आपको इसे अच्छे से समझ के रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। एक बार फटाफट मैं आपको यहाँ पे फिर से बता देता हूँ, जल्दी जल्दी आपको समझना है, ठीक है। अपने पास 3 एंजाइम है। पहले हुआ क्या था, ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। ग्रिफिथ ने क्या किया था कि नॉर्मली R वाला वायरुलेंट था और S वाला भी वायरुलेंट था। S वाला वायरुलेंट था तो इसको इन्होंने जब हीट करके परफॉर्म किया था तो माउस मर गया था, ठीक है। और जब यहाँ हीट करके परफॉर्म किया तो माउस मरा ही नहीं, ठीक है। तो बाद में इन्होंने क्या किया, जो यहाँ पे जो नॉर्मल नॉन वायरुलेंट था R वाला और जो यहाँ पे हीट करके जो S वाला भी नॉन वायरुलेंट था, इन दोनों को हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और इन दोनों के एक्सपेरिमेंट में हमको क्या मिला कि माउस अपना मर गया, ठीक है। जबकि रफ और हीट किल्ड स्मूथ वाले से नहीं मरता है। देखो यहाँ पे दोनों में जिंदा है और इन्हीं दोनों को हमने मिक्स कर दिया, इसको और इसको हमने मिक्स कर दिया, देखो माउस मर रहा है। तो ऐसा क्या हुआ कि S टाइप वाले में से R टाइप वाला वायरुलेंट बन गया। ऐसी कौन सी चीज है जिसने S वाले की जेनेटिक कैरेक्टर को R वाले में ट्रांसफर किया? तो ये पता करने के लिए अपने पास यहाँ पे एवरी, मैकार्टी और मैक्लियोइड 3 साइंटिस्ट आए और इन्होंने परफॉर्म किया सारी चीजों को। इन्होंने 3 एंजाइम यूज किए। वो 3 एंजाइम क्या थे, प्रोटीएज थे और आगे चल के आरएनएज थे और भी बहुत सारे डीएनएज थे। इन तीनों एंजाइम का एक ही काम था, प्रोटीएज क्या कर, जो भी चीजें ट्रांसफर करती है जेनेटिक कैरेक्टर को, ये उसको रोक देती है ट्रांसफर होने से, ठीक है। तो अगर प्रोटीन मान लो ट्रांसफर करता तो प्रोटीएज प्रोटीन को रोक देता आगे बढ़ने से, यानी कि यहाँ से अभी इस माउस में जाता ही नहीं, ठीक है। फिर अगर आरएनए होता तो आरएनए भी रोक देता, आरएनएज आरएनए को रोक देता, डीएनएज डीएनए को रोक देता, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना। तो अभी सिंपल सी बात है कि डीएनए ट्रांसफर करता है तो डीएनएज डीएनए को रोक देगा ना, यानी कि आगे चल के प्रोटीन और आरएनए ही ट्रांसफर होंगे इस वाले माउस में और ये माउस जिंदा रहेगा, बिकॉज डीएनए आगे जाएगा ही नहीं। जब डीएनए ट्रांसफर ही नहीं होगा, डीएनए एंजाइम जब हम यूज करेंगे तो डीएनए ट्रांसफर ही नहीं होगा इस वाले माउस में, और जब इस माउस में डीएनए ट्रांसफर ही नहीं होगा तो वायरस जाएगा ही नहीं, तो ये माउस जो रहेगा अपना जिंदा रहेगा। तो S टाइप वाले में से R टाइप वाले में जो वायरस वाली चीजें थी, मॉलिक्यूल थे, वो ट्रांसफर ही नहीं होंगे वो कैरेक्टर, तो अपना माउस जिंदा रहेगा। इसका मतलब क्या है कि ट्रांसफर करने का काम कौन करता है, डीएनए करता है। तो यही बात हमें पता चल गई सिंपल सी, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पे यूज किया सेम चीजें। अब एक्यूरेट आंसर किसने दिया, एक्यूरेटली यहाँ पे प्रॉपर मॉलिक्यूल के हिसाब से एक्यूरेट आंसर दिया हेर्शे चेस ने। किसने आंसर दिया, हेर्शे चेस। गाइस ये एक्सपेरिमेंट्स हैं, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं। इसके बाद वाला जो सारी चीजें होंगी एकदम डीप डाउन बहुत अच्छी होंगी। चलो आगे समझते हैं। तो अभी यहाँ पे आपको एक चीज थोड़ा सा अच्छा सा डिफरेंट चीज पता चलेगी। ओके, एक बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया को वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया। सोचो जरा, आपस में लड़ गए, ठीक है। वायरस को, यहाँ पे जो बैक्टीरिया है इसको वायरस ने क्या कर दिया, इन्फेक्ट किया। ऐसे वायरस को हम कहते हैं फेज। क्या कहते हैं, फेज। और जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है उसे कहते हैं बैक्टीरियोफेज। क्या कहते हैं उसे, बैक्टीरियोफेज, ठीक है। तो इस चीज को अच्छे से याद रखना कि बैक्टीरियोफेज कौन होते हैं। तो बैक्टीरियोफेज वो वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। और इसमें से सबसे टॉप में एक बैक्टीरिया का नाम आता है इस्चेरिशिया कोलाई, जो कि वायरस से इन्फेक्ट होती है। ये एक ऐसी बैक्टीरिया का नाम है। ई से इस्चेरिशिया, इसका नाम यहाँ पे याद रख लो, ये है इस्चेरिशिया, ई का फुल फॉर्म, ठीक है। इस्चेरिशिया कोलाई ये एक बैक्टीरिया का नाम है जो कि वायरस से क्या होती है, इन्फेक्टेड होती है, ठीक है, बैक्टीरिया, याद रखना। और ये वायरस कुछ इस तरह दिखते हैं। ओके, चलो। तो ये वायरस का जो ये टॉप मोस्ट ऊपर का हेड वाला पोजीशन है, ये हेड पोजीशन में ये कैरी करता है डीएनए को। किसको कैरी करता है, डीएनए को। और जो यहाँ पे इसका ये वाला पार्ट है, यहाँ पे ये प्रोटीन कैरी करता है। और क्वेश्चन अभी भी था कि अपना डीएनए जो है ये ट्रांसफर करता है जेनेटिक कैरेक्टर को कि प्रोटीन करता है। क्वेश्चन अभी भी यही था, ठीक है भाई, प्रोटीन करता है ट्रांसफर या डीएनए करता है, यही तो था। तो जो यहाँ पे हमने अभी देखा था कि एवरी और मैकार्टी वाला जो और मैक्लियोइड जो तीनों ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, इससे तो पता चल गया था कि डीएनए ही था, बिकॉज डीएनए ने डीएनए को रोक दिया था। और डीएनए ने जब रोक दिया डीएनए ने डीएनए को, तो अपना माउस लाइव था, जिंदा था। तो इसका मतलब क्या है कि डीएनए जब ट्रांसफर ही नहीं हुआ तो ही माउस जिंदा बचा ना। अगर डीएनए ट्रांसफर हो जाता तो माउस मर जाता। तो इसका मतलब क्या है कि डीएनए ही सारी चीजों को ट्रांसफर करवाता है। ये तो हमको पता चल चुका है, बट फिर भी हमको मॉलिक्यूल की बेसिस पे एकदम परफेक्टली हमें पता होना चाहिए। सो इसके लिए हेर्शे चेस का एक्सपेरिमेंट सबसे बेस्ट माना जाता है और इन्होंने एक्यूरेट आंसर दिया था। कैसे, तो ध्यान देना। अभी इन्होंने 2 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। एक बार यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल है इस डीएनए के साथ और एक बार ये प्रोटीन के साथ, ठीक है। आपको अच्छे से याद रखना है।
उससे पहले एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये बैक्टीरिया के ऊपर इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था। बैक्टीरिया कुछ ऐसी दिखती है, इसको आपको याद रखना है। और यहाँ पे एक चीज जान लो, जो डीएनए होता है ये हमेशा किसको कैरी करता है, ये हमेशा फॉस्फेट को कैरी करता है। किसको कैरी करता है, फॉस्फेट को। और जो प्रोटीन होता है ये प्रोटीन किसको कैरी करता है, ये प्रोटीन सल्फर से बनता है। किससे, सल्फर कैरी करता है, ये बात ध्यान रखना। ओके, और प्रोटीन से यहाँ पे जो वायरस है ये प्रोटीन से वायरस की बॉडी बनती है। और इसके हेड वाले पार्ट में अंदर क्या है, यहाँ पे हेड वाले पार्ट में इसके डीएनए मॉलिक्यूल है। कौन है, इसके डीएनए मॉलिक्यूल है हेड वाले पार्ट में। और डीएनए क्या कैरी करता है, फॉस्फेट कैरी करता है। बस इसी चीज से अभी हमको सारा इंफॉर्मेशन पता चल जाएगा। ओके, तो अच्छे से ध्यान रखना। और अभी हम इसी फॉस्फेट और सल्फर के बेसिस पे सारी चीजों को जान लेंगे। बस इन्हीं चीजों पे आप फोकस रखना, ठीक है। ये रहा आपका एक्सपेरिमेंट का पार्ट, ठीक है। चलो ध्यान देना अच्छे से। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये 3 स्टेप में परफॉर्म किया गया, ठीक है। कौन कौन सा स्टेप है, पहला स्टेप है अपना यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, ब्लेंडिंग का। कौन सा पहला स्टेप है, ब्लेंडिंग। ओके, ध्यान देना अच्छे से। मोस्टली 2 स्टेप हम समझते हैं ब्लेंडिंग का, ध्यान देना अच्छे से। तो ब्लेंडिंग क्या होती है, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इन्फेक्शन वाला तो आपको पता ही नहीं, इन्फेक्शन टच करेगा जाके। ब्लेंडिंग वाला क्या होता है, ब्लेंडिंग वाले कंडीशन में जो बैक्टीरिया होती है इसके ऊपर वायरस आता है, ठीक है। फिर कॉन्ट्रीफ्यूजन, यहाँ पे थर्ड वाला, यहाँ पे जो सेकंड वाला है कॉन्ट्रीफ्यूजन। कॉन्ट्रीफ्यूजन में क्या होता है, जो वायरस आया वो वायरस अपने जेनेटिक मटेरियल को बैक्टीरिया के अंदर रिलीज करता है। ये कॉन्ट्रीफ्यूगेशन जो प्रोसेस होता है, ये कॉन्ट्रीफ्यूज करना इसे कहते हैं। और ब्लेंडिंग क्या होती है, ब्लेंडिंग में जो वायरस होता है ये बैक्टीरिया के ऊपर आके बैठ जाता है, ठीक है, फिक्स हो जाता है, चिपक जाता है अच्छे से इन्फेक्शन करने के लिए। ओके, तो इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है। चलो अभी हम यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझते हैं बहुत ही अच्छे से कि इन्होंने क्या बताया, मतलब जो यहाँ पे हार्शेस थे इन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, ये अभी हम समझते हैं। तो पहली बात, इनके दिमाग में एक ही क्वेश्चन था कि प्रोटीन या फिर डीएनए, कौन है जो ट्रांसफर करता है, प्रोटीन या फिर डीएनए, यही 2 चीज थी। और जो डीएनए होता है ये कैरी करता है फॉस्फेट को, इसे याद रखना अच्छे से, फॉस्फेट को। और जो प्रोटीन होता है ये कैरी करता है सल्फर को, ठीक है, याद रखना। और प्रोटीन कहाँ होता है, प्रोटीन बाहर की बॉडी में होता है। और डीएनए कहाँ होता है, उसके हेड में होता है, ये चीज भी ध्यान रखना, ठीक है। तो पहला स्टेप यहाँ पे रेड कलर में आपको बैक्टीरिया दिखाया है, यानी हम रेड वाला पार्ट यूज कर रहे हैं। रेड दिखाया, और यहाँ पे कौन सा रेड दिखाया, जो डीएनए है, यानी हम यहाँ रेड वाला पार्ट यूज करने वाला बात है। रेड मतलब जो हम जिसको यूज कर रहे हैं वो कलर है, ठीक है, याद रखना, कलर रिकॉग्नाइज करना आपकी टेक्स्ट बुक से। तो हमने यूज किया बैक्टीरियोफेज जो कि बैक्टीरिया को किल करता है। हमने पहला यूज किया सल्फर लेवल प्रोटीन को, प्रोटीन के ऊपर हमने सबसे पहला फोकस किया। सल्फर लेबल्ड प्रोटीन कैप्सूल के ऊपर हमने सबसे पहला फोकस किया है, इसे आपको ध्यान रखना है। ओके, तो सबसे पहले ये जो बाहर का प्रोटीन कोटेड चीज है, ठीक है, ये जो बाहर से ये जो प्रोटीन कोटेड चीज है आपको दिख रही होगी यहाँ पे, ये जो प्रोटीन कोटेड इसकी बॉडी है, ये जो बॉडी दिख रही है, ये देखो सबसे पहले क्या हुआ, इसका ब्लेंडिंग हुआ। क्या हुआ, इसका ब्लेंडिंग। देखो जरा अच्छे से, यहाँ पे इसका ब्लेंडिंग हो गया, यानी ये बैक्टीरिया के अंदर आके ऊपर बैठ गया। ओके, आगे फिर इसका होगा कॉन्ट्रीफ्यूजन, यानी कि कॉन्ट्रीफ्यूगेशन होगा, यानी कि ये जो इसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल था, ये जो यहाँ पे इसका जेनेटिक मटेरियल है, जो यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल था, ये अंदर क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा इसको। और बैक्टीरिया का काम क्या है, ये अंदर ही अंदर सारी चीजों को रेप्लिकेट करता है, जो डीएनए होता है उसको रेप्लिकेट करता है, ये चीजें ध्यान रखना अच्छे से। और डीएनए में क्या होता है, फॉस्फेट होता है, ये भी फोकस रखना अच्छे से, ठीक है। और प्रोटीन में क्या होता है, सल्फर होता है, ये भी फोकस रखना अच्छे से। तो जो अंदर बैक्टीरिया के हेड में जो डीएनए था वो देखो यहाँ पे अंदर आ गया, डीएनए अंदर आया। और जब हमने इस डीएनए का टेस्ट किया तो डीएनए टेस्टिंग में हमको पता चला कि इसके पास सल्फर है, यहाँ पे सल्फर, ध्यान देना अच्छे से, नो सल्फर डिटेक्टेड इन दी सेल, यानी कि इस डीएनए के पास सल्फर मिला ही नहीं। जो अपना यहाँ पे प्रोटीन वाली चीज अंदर आई है इसके पास सल्फर मिला ही नहीं। तो सल्फर गया कहाँ, क्योंकि हमने पहले तो प्रोटीन की बात की थी, और प्रोटीन में कौन होता है, सल्फर होता है, और सल्फर तो अंदर आया ही नहीं। अपने बैक्टीरिया के अंदर जो उसके सेल होते हैं बैक्टीरिया के, उसके अंदर तो सल्फर मिला ही नहीं। अगर सल्फर मिलता तो अपने को पता चलता कि भाई प्रोटीन ने इन्फेक्शन किया है, प्रोटीन ने ही ट्रांसफर किया है सारे के सारे कैरेक्टर को बैक्टीरिया के अंदर, वायरस से बैक्टीरिया में प्रोटीन ने ही सारे की सारी चीजों को ट्रांसफर करवाया है। बट यहाँ पे सल्फर मिला ही नहीं सेल के अंदर बैक्टीरिया के। वो कहाँ मिला सल्फर, सुपरनेटेंट में मिला। सुपरनेटेंट क्या होता है, जो मैं अभी तक आपको बॉडी बता रहा था,
जिससे प्रोटीन बनता है वही बॉडी को सुपरनेटेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपरनेटेंट। याद रखना इस वर्ड को, सुपरनेटेंट। ओके, इस बात पे फोकस रखना। तो वो सल्फर कहाँ मिला? सुपरनेटेंट, जो कि अभी भी बाहर ही होता है, ये थोड़ी अंदर जाता है। वायरस की बॉडी बैक्टीरिया के बाहर ही होती है। वायरस का जो डीएनए था वो स्ट्रक्चर अंदर जाता है, ठीक है। तो जब उस स्ट्रक्चर को हमने देखा तो वो सल्फर तो अंदर आया ही नहीं। समझा कि नहीं अच्छे से? अंदर क्या आएगा? फास्फोरस आता है, ना कि सल्फर आता है। सल्फर कहाँ रह गया? बाहर, इसी सुपरनेटेंट में। यानी कि जो वायरस की बॉडी थी वहां पर ही सल्फर रह गया बाहर। यानी कि सल्फर कभी एंट्री नहीं करता है किसी भी बैक्टीरिया सेल के अंदर। यानी कि सल्फर ट्रांसफर नहीं होता है। यानी कि सल्फर ट्रांसफर नहीं होता तो कंक्लूजन क्या मिला? कि प्रोटीन ट्रांसफर कभी नहीं होता है, बिकॉज सल्फर से ही प्रोटीन बनता है। तो इस चीज को ध्यान रखना। पहला एक्सपेरिमेंट पता चल गया कि प्रोटीन नहीं है, तो फिक्स है कि भाई डीएनए ही है, बट फिर भी इसका एक्सपेरिमेंट भी कर लेते हैं। तो इस बार हम डीएनए को यूज करेंगे। ओके, और देखो हमने वही किया, इन्फेक्शियस डीएनए हमने यूज किया। डीएनए के पास क्या होता है? फास्फोरस होता है। ओके, और ध्यान देना, अभी फिर से हमने क्या किया? ब्लेंडिंग करवाई। यानी कि बैक्टीरिया के ऊपर वायरस को हमने रखा और उसके अंदर का जो डीएनए था अंदर हमने डाला, उसका हुआ रिप्लिकेशन, रेप्लिकेट किया डीएनए अंदर ही अंदर, और अंदर जब गया उस कंडीशन को हम कॉन्ट्रीफ्यूज बोलते हैं। वायरस से अंदर यहाँ पे डीएनए गया, उसे हम कॉन्ट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं। तो इस चीज को आपको फोकस रखना है। अंदर जब यहाँ पे वायरस आया और जब हमने इसका सर्च किया तो बैक्टीरिया के सेल के अंदर हमको फास्फोरस मिला, और फास्फोरस से क्या बनता है? डीएनए बनता है। और जबकि फास्फोरस जब हमने बैक्टीरिया के पास देखा तो उसके पास सुपरनेटेंट में फास्फोरस नहीं था। समझा कि नहीं अच्छे से? तो जब फास्फोरस उसके पास नहीं था और उसने अपने पूरे फास्फोरस को बैक्टीरिया के सेल के अंदर ट्रांसफर कर दिया, और फास्फोरस से कौन बनता है? डीएनए बनता है। हमने स्टार्टिंग में दिखा था कि वो स्ट्रैंड होती है, वो फॉस्फेट से बनते हैं, ठीक है। तो वो फॉस्फेट जो था वो ग्रुप अंदर आ गया बैक्टीरिया के, और फॉस्फेट से ही अपना डीएनए बनता है। यानी कि डीएनए ही कॉज है सारी चीजों का, ना कि यहाँ पे आरएनए। तो ये एक्सपेरिमेंट परफेक्टली क्या हो गया? सारा का सारा एक्सपेरिमेंट एकदम यहाँ पे सिलेक्ट हो गया, और ये एक्सपेरिमेंट से पता चला कि जो यहाँ पे डीएनए है ये जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करता है। ओके गाइस, सो यहाँ तक हमने अच्छे से पढ़ा तीन के तीनों एक्सपेरिमेंट के बारे में। आपको पता चलना है कि तीन के तीनों एक्सपेरिमेंट अपने पास थे। पहले वाले को ग्रिफिथ ने क्या किया था? इन्होंने दो चीज को लिया, एस वाले और आर वाले को। एस वाला जो था ये वायरुलेंट था, आर वाला जो था ये नॉन वायरुलेंट था। फिर ठीक है, यानी कि आर वाला किसी को इन्फेक्शन नहीं करता है। एस वाला बैक्टीरिया का जो टाइप था ये क्या करता है? इन्फेक्शन करता है। बाद में हमने एस वाले को क्या किया? हीट किया, तो ये भी क्या करने लग गया? इन्फेक्शन नहीं करने लग गया। अब इन दोनों को जब हमने मिक्स किया, तो मिक्स करने के बाद जब हमने माउस के ऊपर इसको क्या किया? इंजेक्ट किया, तो इसमें से माउस मर गया। तो ये कैसे हो सकता है जब दोनों की दोनों यहाँ पे इन्फेक्शन करते नहीं है? आर वाला और हीटेड स्मूथ वाला कभी इन्फेक्शन नहीं करता है, तो भी माउस कैसे खत्म हुआ? डेड कैसे हुआ? तो यही क्वेश्चन था कि कोई तो है जो एस वाले से ट्रांसफर करवाता है आर वाले में सारे के सारे वो जेनेटिक कैरेक्टर को, ठीक है। तो यही चीज को हमें अच्छे से समझना था, ठीक है। तो फिर उसके बाद आए एवरी और मैकार्टी। इन्होंने बताया कि इन्होंने कुछ एंजाइम यूज किए, प्रोटीएज और डीएनएज और आरएनएज। इनके एंजाइम के हिसाब से ये एंजाइम का काम क्या था? कि जो भी ट्रांसफर करता है वो उसे आगे ट्रांसफर होने नहीं देते हैं। अगर डीएनए ट्रांसफर करता है तो उसे एक माउस से दूसरे माउस में ट्रांसफर नहीं होने देंगे। अगर प्रोटीएज करेगा, यानी कि प्रोटीएज प्रोटीन को रोक देगा। अगर प्रोटीएज क्या करेगा? ट्रांसफर। आरएनए अगर करेगा तो आरएनए को आरएनएज रोक देगा। अगर डीएनए करेगा तो डीएनए को डीएनएज रोक देगा। लेकिन एक दूसरे को दूसरे क्रॉस में कभी नहीं रोकते। ऐसा नहीं होगा कि आरएनए डीएनए को रोके, ऐसा कभी नहीं होगा। ना ही प्रोटीएज डीएनए को रोके, ऐसा कभी नहीं होगा। डीएनएज ही डीएनए को रोकता है, आरएनएज आरएनए को रोकेगा, प्रोटीएज प्रोटीन को रोकेगा। अब यहाँ पे जो प्रोटीएज था और आरएनएज था, इन दोनों ने रोका ही नहीं, क्योंकि सामने वाला तो ट्रांसफर करता ही नहीं है ना। अगर ट्रांसफर करता तो रोकते। और यहाँ पे डीएनए था, डीएनए ने डीएनएज को रोक दिया ट्रांसफर होने से, क्योंकि डीएनए क्या करता था? ये इन्फेक्ट करता था, ट्रांसफर करता था, और इसी की वजह से अपना माउस जिंदा रह गया था। फिर थर्ड वाला हार्सिचेस आया, और इसमें हमने फास्फोरस और सल्फर देखा। सल्फर होता है प्रोटीन में, और फास्फोरस होता है डीएनए में। तो जब हमने यहाँ पे अच्छे से टेस्ट किया तो डीएनए टेस्टिंग में हमको पता चला कि बैक्टीरिया के अंदर फॉस्फेट ग्रुप पाया गया। और फॉस्फेट ग्रुप कहाँ पे होता है? फॉस्फेट ग्रुप डीएनए में होता है। तो इसका मतलब क्या है कि डीएनए ही कॉज करता है ट्रांसफर करवाने का, ना कि यहाँ पे प्रोटीन, क्योंकि सल्फर तो अपनों को कभी मिला ही नहीं। सल्फर कभी भी बैक्टीरिया के सेल के अंदर गया ही नहीं। कौन जाता है? फॉस्फेट जाता है। तो इसलिए डीएनए ही वो है
जो कि ट्रांसफर करवाता है। तो ये कंसेप्ट को अच्छे से याद रखना, 1 से 2 बार वीडियो जरूर देखो, आपको पक्का 100% समझेगा। छोटी सी चीज है, बस वहां पे आपको एक बार इस चीज पे जरूर फोकस करना, क्योंकि सेकंड वाला आपको थोड़ा हार्ड लग सकता है। बाकी ये फर्स्ट और थर्ड एकदम चिंदी है, आसान सा है। ओके, सो मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जितना हो सके इस वीडियो को जरूर देखना, बिकॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो था। आगे का तभी समझेगा जब आपको ये समझा होगा, ठीक है। तो बार बार इस वीडियो को जरूर वॉच करो, जितना हो सके उतना वॉच करो। 3 से 4 बार देखोगे तो आपको 100% समझेगा। और किसी भी कॉलेज वगैरह में अगर आप समझोगे तो इतनी कॉम्प्लेक्स चीज आपको समझने वाली है नहीं, ठीक है। तो इस चीज को अभी से यहाँ पे समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टा में कांटेक्ट करो, आपको मैं डाउट का आंसर दूंगा। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।